स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, जैसे ही आपको सुनाई देता है वर्ड एक्सेप्शन इन जावा, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें स्ट्राइक होती है, मुझे वो जानना है। एक्सेप्शन इन जावा, यस, इट इज एन एरर, वेरी गुड। बट और प्रिसाइजली कोई मुझे कहेगा क्या एरर, लेकिन उसके साथ साथ कब होता है ये एरर, एक्सेप्शन कब होता है? एरर सही है, आंसर इज राइट, बट हाफ राइट। आई से कौन से टाइम पे होता है ये एरर एक्सेप्शन? यस यस यस, थिंक अबाउट। वो एक टाइप का एरर, यस, इट इज अ रन टाइम एरर। जो रन टाइम एरर होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। क्यों रन टाइम एरर को एक्सेप्शन कहा जाता है? बिकॉज रन टाइम पे लॉजिकल एरर होता है। और अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली कंपाइल करते वक्त जो एरर आता है वो होता है लैंग्वेज से रिलेटेड एरर। जब आप लैंग्वेज लिखते वक्त, यानी कि जावा की जो सिंटेक्स है, अगर उसको गलत लिखोगे तो कंपाइल करते वक्त ही एरर आ जाता है। बट सपोज इफ यू आर राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली, यानी कि सिंटेक्स करेक्टली लिख रहे हो, लेकिन कुछ तो लॉजिकल मिस्टेक कर रहे हो, तब रन टाइम एरर होता है। और उस रन टाइम एरर को हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्शन। इसी चीज के लिए और भी एक तरीके से डिफाइन किया गया है। जावा के अंदर एक्सेप्शन को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे सिंपल तरीका है कि रन टाइम एरर कह दो, दैट इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन। बट रन टाइम एरर कब होता है? जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर यानी कि कुछ तो एक अबनॉर्मल सा कंडीशन आ जाता है। तो अगर सपोज आपको डिफाइन करना है ना एक्सेप्शन इन जावा, तो आप लिख सकते हो कि इट इज नथिंग बट एन अबनॉर्मल कंडीशन। और ये जो कंडीशन है वो क्या करता है, हमारे नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए एक्सेप्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन अबनॉर्मल कंडीशन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो। सभी को ये दो डेफिनेशन समझ रहा है कि एक्सेप्शन इन जावा का मतलब क्या होता है? यस, रन टाइम एरर कहेंगे या फिर उसको अबनॉर्मल कंडीशन कहेंगे, जिससे नॉर्मल फ्लो जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। यस सर, नो, ये चीज समझ रहा है सबको? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हमें ज्यादा टाइम मिला है, सो आई जस्ट वांट टू यूटिलाइज इट कि अभी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। नाउ वी हैव इनफ टाइम, राइट? यहां पर एक वर्ड यूज हुआ, नॉर्मल फ्लो। ये नॉर्मल फ्लो का मतलब क्या होता है? तो हम लोग ने क्या देखा था, नॉर्मल फ्लो का मतलब कि अगर सपोज मेरे पास कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। सपोज स्टेटमेंट 3 पे कुछ तो एक एक्सेप्शन आ जा रहा है, मतलब कि वहां पे मेरा कुछ लॉजिकल एरर आ रहा है, जिसकी वजह से इसके नीचे लिखे गए सारे स्टेटमेंट अब रन नहीं होंगे। ऊपर लिखे गए सारे स्टेटमेंट रन हो गए, इसके स्टेटमेंट 3 से आगे जो भी होगा, भले ही आपने करेक्ट लिखा हो स्टेटमेंट 3 के बाद, फिर भी वो रन नहीं होगा। नॉर्मल फ्लो का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज रन होना चाहिए। बट जावा के अंदर जब कभी भी रन टाइम एरर या फिर लॉजिकल एरर या फिर अबनॉर्मल कंडीशन आता है, तीनों का मतलब एक ही है ना? जब कभी भी ये चीज होगी, यानी कि एक्सेप्शन होगा, तो नॉर्मल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि वो वहां पे आके रुक जाएगा, आपका एप्लीकेशन एंड तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शन। अब स्टूडेंट्स जो था ना ज्यादातर कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? बिकॉज जावा के अंदर एक्सेप्शन को बहुत अलग अलग तरीके से देखा। पहले तो हमने देखा रन टाइम एरर। जब कभी भी ऐसा लॉजिकल एरर होता है, तब हमारा जावा उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कभी भी अगर मैंने देखा था कि a इज इक्वल टू 40/0, सो क्या ये एक कंपाइल टाइम एरर है? नहीं, ये एक रन टाइम एरर है। बिकॉज यहां पे मैंने चीजें सही लिखी है, बट यहां पर हो रहा है रन टाइम एरर, बिकॉज ये लॉजिकल मिस्टेक है, यानी कि एक एक्सेप्शन है। जब कभी भी एक्सेप्शन होता है, जावा जो है उसको हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैसे हैंडल करेगा? टू हैंडल देम हम लोग को उसको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिफॉल्ट हैंडलर जावा के पास होते हैं। अगर हम लोग ने हैंडल नहीं किया ना, तो जावा खुद से भी हैंडल कर सकता है। क्या करेगा पता है? जैसे ही हमें पता है कि कंपाइल हो चुका है, यानी कि सब चीज करेक्टली लिखा है, रन करते वक्त, जब रन कौन करता है? तो जेआरई।
है ना, जेआरई उसका रन करने का काम करता है। जेआरई जब इस लाइन को पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि यहां पर एक्सेप्शन है, मतलब कि एक रन टाइम एरर है। जैसे उसको वो एक्सेप्शन दिखता है, जेआरई क्या करता है, जेआरई जाता है लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग जो पैकेज है हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर, वहां पे जाता है। वहां पे उसके पास एक ऑब्जेक्ट करके क्लास है, उसके अंदर जाएगा। इनसाइड द ऑब्जेक्ट क्लास देयर इज वन मोर क्लास जिसका नाम है थ्रोएबल। याद आ रहा है सबको ये नाम थ्रोएबल क्या था? यस, थ्रोएबल के अंदर क्या है, तो थ्रोएबल के अंदर बहुत सारे सब क्लासेस हैं, है ना। उसमें से एक सब क्लास कौन सा है, सॉरी मैं भूल गया कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे इस तरीके से इसको करना है, सॉरी। सो थ्रोएबल इज अ क्लास जिसके अंदर दो मेन सब क्लास है, एक का नाम है एक्सेप्शन और दूसरे का नाम है एरर। देखो यहाँ पे क्या रहता है ना, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हम लोग ये थ्रो एक्सेप्शन जो है उसको क्लास समझे कि उसको एक रन टाइम एरर समझे। सो व्हेनेवर यू राइट अ कोड तब वो होता है रन टाइम एरर। जब एक एक्सेप्शन अकर हो चुका है देन जावा के अंदर एक्सेप्शन नाम का एक क्लास भी होता है। जब कभी भी रन टाइम एरर आता है यानी कि एक एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। मतलब कि जैसे ही एक एक्सेप्शन मिला, जेआरई क्या करेगा, यहां पे एक्सेप्शन क्लास के अंदर जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस होंगे, उसमें से कोई तो एक सब क्लास होगा जो इस एक्सेप्शन के साथ मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो है तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन वो उसके साथ मैच करता है। तो जैसे ही एक एक्सेप्शन मैच करता है एक क्लास के साथ, जेआरई का काम होगा एक ऑब्जेक्ट बना देना, create an object create an object of the class, in this case of the class arithmetic exception। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन को एज एन ऑब्जेक्ट भी देखते हैं। क्यों भाई, एक्सेप्शन का मतलब तो रन टाइम एरर हुआ, फिर उसको ऑब्जेक्ट की जैसा क्यों देखा? बिकॉज जब कभी भी कोई एक एक्सेप्शन अकर करता है तब जेआरई जो है वो एक एक्सेप्शन क्लास के सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है। फायदा क्या है ऑब्जेक्ट बनाने का, हमें पता है, कितने टाइम से हम लोग देख रहे थे। ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा ये होता है कि बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वी कैन रन द मेथड्स। और एक्चुअली में होता क्या है, जेआरई जो है एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद रन करता है एक मेथड को जो डिस्क्राइब करता है उस एक्सेप्शन को। जैसे कि सपोज, जैसे कि ये एक एक्सेप्शन है ना, तो पता है रन रन करते वक्त क्या लिख के आता था, लिख के आता था जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन, फिर ऐसा सेमीकोलन, फिर ऐसा लिख के आता था। ये लिख के क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय जेआरई। बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वो मेथड को कॉल करता है और वो मेथड ये प्रिंट करने में मदद करता है। लेकिन जब वो प्रिंट करता है एक डिसएडवांटेज है कि उसके बाद प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता है। जैसे उसने ये सिंटेक्स प्रिंट कर दिया ना, आपका प्रोग्राम वहीं पे खत्म। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन को खत्म कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ एन एक्सेप्शन? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, थ्रो, सेकेंड इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, थर्ड इज नथिंग बट लैंग एंड फोर्थ इज नथिंग बट थ्रोएबल। कौन सा आप चूज करोगे? विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस? Choose one of the option. Which of the following is the top of hierarchy of exception? It should be lang. Think about it. क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मैंने कहा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। देखो लैंग जो है वो एक पैकेज है, यानी कि उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होगी, और भी बहुत सारी चीजें होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास है, उसके अंदर भी बहुत सारे सब क्लासेस होंगे। बट थ्रोएबल एक ऐसा चीज है जिसके अंदर सिर्फ एक्सेप्शन ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन ही होते हैं। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा थ्रोएबल। ठीक है, लैंग जो है एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस होंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास है जिसके अंदर भी बहुत सारे क्लासेस होंगे।
बट थ्रोएबल जो है उसके अंदर क्या हो गया, तो उसके अंदर सिर्फ एक्सेप्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको पूछा गया टॉप ऑफ हियरार्ची ऑफ एक्सेप्शन तो सिर्फ थ्रोएबल। ठीक है, हर किसी को समझ रहा है कि मैंने लैंग और ऑब्जेक्ट को क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि थ्रोएबल जो है उसी के अंदर सिर्फ एक्सेप्शन होता है, बाकी सब क्या है ना, उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती है, बट थ्रोएबल के अंदर क्या आता है, तो उसके अंदर सिर्फ एक्सेप्शन ही होता है। ठीक है, यहां पे थ्रोएबल क्या है, एक क्लास है। ये यहां पर जो मैंने एक्सेप्शन लिखा ना वो एक क्लास है। तो यूजुअली मुझे क्या लग रहा है ना कि लास्ट की क्लास, नॉट ओनली योर बैच, स्टैट बैच में भी यही हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, बिकॉज मैं दो चीजें बोल रहा था साइमल्टेनियस। एक बार बोल रहा कि भाई एक्सेप्शन रन टाइम एरर है, फिर एक बार मैं आके बोलता कि भाई एक्सेप्शन एक क्लास भी है। सो आज मेरा जो टाइम एक्स्ट्रा मिला ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अब मैं क्लियर कर सकता हूं कि क्या चीज है। सो अब आप एक्सेप्शन को दो तरीके से देखोगे। पहला तरीका, अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर। दूसरा, अगर सपोज कोड करते वक्त एक एक्सेप्शन हो गया, तो क्या होता है कि जावा के अंदर एक्सेप्शन नाम का एक क्लास भी है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन को डिस्क्राइब किया गया है इन इट्स सब क्लासेस। जब कभी भी कोई भी एक्सेप्शन अकर करता है, यानी कि रन टाइम एरर अकर करता है, देन करस्पॉन्डिंग क्लास को मैच किया जाता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इसीलिए इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, सो आई गिव यू फ्यू मिनट्स, जो भी मैंने बोला उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो, बिकॉज कंटिन्यूसली अगर मैं भागते रहूंगा ना तो वापस से वही चीज पे आके अटक जाएंगे। सो ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स। अगर कहीं पर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर चीजें क्लियर लग रही है तो प्लीज लेट मी नो, अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता ना तो प्लीज बताओ। इफ यू विल टॉक टू मी ना तो मुझे समझेगा कि नहीं था। इट इज अ टाइप ऑफ अ क्लास और रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, सॉरी, exception is a type of a class or and related to an object. Exception is a type of a class or related to object. Okay, I just got कि कौन से thought process पे आप जा रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, I got the point। ठीक है, सो आपका जो क्वेश्चन है ना उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहां पर एक्सेप्शन इज अ प्री डिफाइंड क्लास ऑल्सो। एक्सेप्शन नाम का एक क्लास भी है, एक्सेप्शन नाम का क्लास भी है। लेकिन यहां पे मैं और अच्छे से लिखता हूं, जिस तरीके से डाउट आया ना तो मुझे समझ रहे कि अब मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, माई क्वेश्चन इज एक्सेप्शन। अब देखो ना, जब कभी मैं एक्सेप्शन लिखूंगा ना तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेप्शन एज अ क्लास बोल रहा हूं या फिर एक्सेप्शन एज अ रन टाइम एरर। यहां पे मैं रन टाइम एरर के बारे में बात कर रहा हूं। एक्सेप्शन एज अ रन टाइम एरर is an object. Why? That is a question. So I'll just try to answer this. Whenever an exception, that is nothing but runtime error, is encounter, JRE, यानी कि जैसे ही एक एक्सेप्शन यानी कि रन टाइम एरर JRE को मिलता है, JRE will create an object of a particular subclass of throwable, which matches with runtime error. ठीक है, सो वन थिंग आई कैन डू, जिस तरीके से डाउट आना, तो अब के बाद अगर मैं एक्सेप्शन वर्ड यूज करूंगा तो मैं क्लास के बारे में बात करूंगा।
अदरवाइज मैं यूज करूंगा वर्ड रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर यानी कि कोड करते वक्त जो होता है, और एक्सेप्शन बोलूंगा तो इट इज प्री डिफाइंड क्लास इनसाइड लाइब्रेरी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन नाम का एक क्लास भी है, और रन टाइम एरर जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है इनसाइड दैट क्लास जिसका नाम है एक्सेप्शन। इज इट ओके निकिता, फर्क समझ रहे हैं? यस सर, ओके, वेरी गुड। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज, अब हमें पता चले कि भाई एक्सेप्शन इज अ क्लास इनसाइड लाइब्रेरी, और रन टाइम एरर जो है वो क्या करता है, रन टाइम एरर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसी क्लास के अंदर कहीं तो। ठीक है, लेकिन अब एक्सेप्शन के बारे में, रन टाइम एरर के बारे में हमें पता चला, तो अब क्वेश्चन ये है, आपको मुझे ये बताना है विच कीवर्ड्स आर यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शन। अब हैंडलिंग एक्सेप्शन क्या है हमें पता है लास्ट लेक्चर से, बट कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं, चलो मुझे नाम याद दिलाओ फटाफट सब लोग। यस, ओके, पहला है ट्राई, दूसरा कुछ तो छूट गया लेकिन फाइनली भी है, सही बोला आपने। चलो चलो चलो, यस, कैच, नाम याद रखना, यस, थ्रो, एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट पीछे एस डाल देना है, थ्रोस। ठीक है, आज हमारा काम होगा इन सबको डिटेल में देखना। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इन सिर्फ 5 के ऊपर काम करने वाला है। आई होप कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए। फिर भी अगर कहीं रह जाता है, यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम यू कैन आस्क। ओके, अब धीरे धीरे इस कीवर्ड के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक अब मुझे लिखना नहीं है तो मैं अपना टैब निकाल देता हूँ। आई नीड टू टाइप मोर नाउ। ओके, ओके, कहाँ थे हम लोग? हम लोग ट्राई ब्लॉक पे आता है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने ये वाला स्लाइड देखा था, आज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, यूजिंग ट्राई एंड कैच, पहला कीवर्ड सीखेंगे, ट्राई और कैच के बारे में सीखते हैं। सो जावा ट्राई ब्लॉक इज यूज्ड टू includes the code that might throw an exception। उसके साथ साथ ट्राई ब्लॉक जो है वो कोई ना कोई मेथड के अंदर लिखना जरूरी होता है। आप किसी भी मेथड के बाहर ट्राई ब्लॉक को नहीं लिख सकते। ठीक है, दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्राई ब्लॉक। कोडिंग के साथ साथ सीखना स्टार्ट करता है। पहली चीज क्या सीख रहा है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर वो चीज लिखो जहां पे एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं। ओके, यहां पर ये, ओके, पहली चीज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखता हूं बिकॉज मेरा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग args। ओके, यहां पर मैं क्रिएट करने वाला हूं एक एक्सेप्शन, यानी कि एक एरर, रन टाइम एरर क्रिएट करवाने वाला। सो मैं सिंपल वाला एग्जांपल ही लूंगा, हमारा जो था वो a d इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 40 बाई डी, दिस इज एन एक्सेप्शन। मैं क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां पे मैं प्रिंट करूंगा एंड ऑफ द कोड। यहां पे स्टार्ट के अंदर मैं ये प्रिंट करूंगा स्टार्ट ऑफ द कोड, बिकॉज मैं जानना चाहता हूं कि नॉर्मल फ्लो जो है ना वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहां पे लिखूंगा स्टार्ट ऑफ द कोड। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं डेमो नाम से, सीएमडी के अंदर जाता हूं, कोड को एक बार हर कोई पढ़ेगा अच्छे से। मैंने क्या लिखा है, लाइन नंबर 5 पे स्टार्ट ऑफ द कोड, फिर मैंने 2 इंटीजर डिफाइन किए। लाइन नंबर 7 पे मैं एक एक्सेप्शन बना रहा हूं डिवीजन बाय 0 वाला, और फिर मैंने एंड ऑफ द कोड लिखा है। सो मैं डी के अंदर गया, जावा प्रोग्राम के अंदर गया, जावा सी डेमो को कंपाइल कर दिया। देयर इज नो कंपाइल टाइप एरर बट देयर विल बी रन टाइम एरर। यहां पर स्टूडेंट को एक चीज को नोट करना है। पहली चीज आप देखोगे ना तो लाइन नंबर 5 जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुआ है, बट लाइन नंबर 7 रीड करते वक्त जेआरई को मिला एक एक्सेप्शन।
जिसकी वजह से उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा, कोई तो एक एक्सेप्शन के सब क्लास का। कौन सा क्लास है वो? एक्चुअली इट इज नथिंग बट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और उसने इसके हिसाब से एक सिंटेक्स प्रिंट कर दिया ऑन द cmd कमांड। बट यहां पर क्या हो गया, नॉर्मल फ्लो जो है वो ब्रेक हो गया। कैसे पता चला? बिकॉज लाइन नंबर 7 के बाद मैंने प्रिंट किया था एंड ऑफ द कोड, जो प्रिंट नहीं हुआ आउटपुट में, यानी कि मेरा एप्लीकेशन अब्रप्टली अब बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट एक्सेप्शन। बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा प्रोग्राम बंद ना हो। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक को। ट्राई ब्लॉक किसी तो मेथड के अंदर होना चाहिए। यहां पे मेरे पास मेन मेथड है, तो मैं मेन मेथड के अंदर ट्राई ब्लॉक को यूज करूंगा। एक चीज हर कोई नोट करेगा कि ट्राई ब्लॉक जो होता है वो हर बार हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है। भले ही वो सिंगल स्टेटमेंट हो, फिर भी ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसका बॉडी बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर। मैं थोड़ी देर के बाद है ना ब्रैकेट हटा के भी दिखाऊंगा। वंस यू राइट अ ट्राई ब्लॉक, तुरंत ही आपको लिखना है कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक करता क्या है? ट्राई ब्लॉक का काम होता है कि उसके अंदर, वो ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी एक्सेप्शन होगा तो वो उसको कैच करेगा और तुरंत ही उसके नीचे लिखे गए कैच ब्लॉक्स को जाके चेक करता है कि भाई कैच ब्लॉक के अंदर करस्पॉन्डिंगली वो एरर के बारे में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक बनाता हूं, मुझे ऑलरेडी पता है कि क्या आने वाला है ना, बिकॉज मैंने डिवीजन बाय जीरो किया है। सो दैट्स अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कैसे लिखा जाता है कैच ब्लॉक? ध्यान से देखेंगे, कैच लिखना है, सी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उस एक्सेप्शन का नाम लिखना होगा, फिर स्पेस करके कोई तो एक रेफरेंस वेरिएबल देना होगा। सपोज आई राइट द वेरिएबल एज ई, फिर उसका बॉडी बनाना है। इट इज एनी वेरिएबल, बट ये वेरिएबल जो होगा उसका काम क्या होगा वो आज हम लोग देखेंगे। एनी वेरिएबल, सपोज आई राइट निकिता, ई देना जरूरी नहीं है, इट शुड बी सम वेरिएबल, ठीक है ना। व्हाट आई डू, यू सी, मैं उसको प्रिंट करता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई जस्ट प्रिंट निकिता में क्या सेव हुआ, ठीक है। लेट मी जस्ट ट्राई टू डू दिस। सो व्हाट वी आर लर्निंग, पहला चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्राई शुड बी इनसाइड एनी मेथड। उसके अंदर वो सारी चीजें लिखेंगे जहां पे एक्सेप्शन हो सकता है। अगर उसको एक्सेप्शन मिला तो ट्राई ब्लॉक से बाहर निकल के वो नीचे लिखे गए कैच ब्लॉक को चेक करता है। अगर मैच उसको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन है और मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिया है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूं। अब मैं इसको थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहली चीज हम लोग देखेंगे कि ये निकिता जो मैंने वेरिएबल दिया है उसके अंदर क्या स्टोर होता है, बिकॉज मैंने उसको प्रिंट किया है। ओके, नाउ यू गाइस सी क्या हुआ, क्या कोड को थोड़ा समझने की कोशिश करो। लाइन नंबर 5 प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुआ है। वो ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, उसको एक्सेप्शन मिला, इसलिए उसने बाईपास वे को देखा। बाईपास वे मैं कहां देता हूं, तो कैच के अंदर हम लोग उसका बाईपास वे देते हैं। बट कैच को लिखने का तरीका क्या है, कैच फिर इनसाइड अ ब्रैकेट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, स्पेस करके कोई तो एक वेरिएबल देना। उस वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या होता है ना, इस वेरिएबल जो मैंने दिया ना उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, यू कैन सी उस वेरिएबल के अंदर ये उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टोर होता है। यू कैन सी यही चीज तो यहां पर भी प्रिंट हो रहा था, है ना, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो वही चीज ऊपर भी प्रिंट हो रहा था। ऊपर में फर्क क्या है, दैट इज नथिंग बट डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद हैंडल कर रहे हैं। हम लोग जब खुद हैंडल करते हैं ना, तब क्या होता है कि तब नॉर्मल फ्लो मिलता है। मुझे कैसे पता चला नॉर्मल फ्लो मिला, बिकॉज यू कैन सी आउटपुट के अंदर एंड ऑफ द कोड प्रिंट हुआ, यानी कि भले ही एक्सेप्शन आया फिर भी कोड आगे बढ़ा, है ना। यू कैन सी दैट एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग कि अब मुझे नॉर्मल फ्लो मिल रहा है, यस सर नो, वो सबको समझ रहा है कि नॉर्मल फ्लो अब आ रहा है। नॉर्मल फ्लो अब मुझे मिल रहा है, वो मुझे कैसे पता चल रहा है, बिकॉज भले ही एक्सेप्शन हुआ फिर भी एंड ऑफ द कोड तक वो गया है, यस सर नो। नॉर्मल फ्लो मिला कि नहीं हमें एक्सेप्शन हैंडल करने की वजह से,
Try to see the code. I'll give you time. ट्राई टू सी, देखने की कोशिश करो कि हाँ कंट्रोल कैसे घूमता रहेगा, है ना। पहले वो लाइन नंबर 9 पे गया, एक्सेप्शन मिला, तो फिर वो नीचे जाके चेक करता है क्या कोई मैंने उसके बाईपास रूट मैंने दिया है कि नहीं दिया। अगर मैंने उस एक्सेप्शन के लिए बाईपास रूट कैच के अंदर दिया होगा तो उसके हिसाब से काम करता है। अगर मैंने दिया है, अगर, तो वो नॉर्मल फ्लो में जाएगा। नॉर्मल फ्लो क्या होता है कि आफ्टर बाईपास वो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देना। क्या लेकिन अब सबको लग रहा है कि नॉर्मल फ्लो वी आर अचीविंग और नॉट? इन बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच वी अचीव नॉर्मल फ्लो, यस और नो? और आई शुड रिपीट कि मैं क्या कह रहा था नॉर्मल फ्लो का मतलब। ओके, फॉर निकिता इट इज फाइन, व्हाट अबाउट अदर्स? श्वेता जी, साबिया जी, क्या लगता है शेरॉन? नॉर्मल फ्लो अचीव हुआ, सबको समझ रहा है? yes, then why no then and write it, be free। नहीं समझेगा तो आई विल अंडरस्टैंड ना कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट आर लैकिंग, सो आई शुड कंसंट्रेट अकॉर्डिंगली। नॉर्मल फ्लो का मतलब मैं वापस से बताता हूँ, ना लास्ट अगेन, जब तक सब आंसर नहीं देंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सो इफ यू सी, अगर सपोज मैंने ट्राई कैच नहीं लिखता था तो क्या आ रहा था ना कि ये आउटपुट आ रहा था ऊपर वाला, है ना। क्या लिखते थे? स्टार्ट ऑफ द कोड, फिर एक्सेप्शन इज अ थ्रेड, और फिर वहां पे खत्म हो जाता था, आगे नहीं बढ़ता था, बिकॉज एंड ऑफ द कोड जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर एंड ऑफ द कोड प्रिंट नहीं हो रहा है उसका मतलब मेरा जो कोड है वो एंड तक पढ़ा नहीं जा रहा है। बट जैसे ही मैंने ट्राई कैच ब्लॉक को यूज किया, तुरंत ही मैं देख रहा हूं कि उसने एंड ऑफ द कोड तक वो रीड कर रहा है, यानी कि वो स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक चीज को एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल फ्लो। विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक वो एक्सेप्शन आने पे रुक जाता है, बट जैसे ही हम लोग ने ट्राई कैच ब्लॉक को यूज किया, वो स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है। स्टार्ट से लेके एंड तक जाना, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल फ्लो। यस और नो? सबको अब लग रहा है कि नॉर्मल फ्लो अचीव किया हमने बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच? प्लीज डियर डोंट बी साइलेंट, अगर नहीं समझ रहे तो कुछ बोलो। ओके, साइलेंट रहोगे ना तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच, है ना, बिकॉज उसके बाद है ना मैं पूरा ऐसा स्लोप मेरा पूरा नीचे चला जाएगा, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इन द वे आई वांट। ठीक है, सो इफ नहीं समझता तो बिंदास बोलने का कि सर नहीं समझता, आई विल डेफिनेटली टेल, है ना। ओके, बट कोई बात नहीं, मैं और थोड़ा ध्यान देता हूँ, कोई नहीं। लेकिन अब हमें क्या पता चला कि ट्राई ब्लॉक किसी भी मेथड के अंदर होना चाहिए और ट्राई के बाद तुरंत ही कैच होना चाहिए। यहां पर सपोज मुझे पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा था तो मैंने डाला, बट सपोज मैं यहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं डालता हूं, मैं यहां पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन डालता हूं, ठीक है। तो अब ट्राई के अंदर कुछ और एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, कैच के अंदर मैंने वो डाला ही नहीं है, तब वो क्या करता है वो देखते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा देखते हैं, पहले तो कंपाइल करेंगे कोड को। मैंने क्या चेंज किया, मैंने कैच के अंदर वो नाम ही बदल दिया एक्सेप्शन का। अब मैं उसको बोलता हूं कि आप देखो, नाउ यू कैन सी, बिकॉज एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ तो रहा है लेकिन मैंने उसको कैच ही नहीं किया, है ना। एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा था, मैंने उसको कैच नहीं किया। जब एक्सेप्शन होता है और हम लोग उसको कैच नहीं करते हैं, तब क्या होता है, तब डिफॉल्ट हैंडलर आ जाता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, आप देखो नॉर्मल फ्लो नहीं मिल रहा है, कैसे पता चला? बिकॉज एंड ऑफ द कोड प्रिंट नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ आउटपुट जो है ना, एक्सेप्शन इन द थ्रेड मेन, ये जब लिख के आता है उसका मतलब डिफॉल्ट हैंडलर काम कर रहा है ना। जब कभी भी कोई भी एक्सेप्शन आता है, यू आर सपोज टू कैच इट। अगर आप कैच नहीं करते हो देन वो डिफॉल्ट हैंडलर की तरफ जाएगा। डिफॉल्ट हैंडलर का डिसएडवांटेज क्या है कि वो नॉर्मल फ्लो नहीं देता है, एंड हम लोग अगर कैच करेंगे तो एडवांटेज क्या है कि भाई वी विल गेट द नॉर्मल फ्लो, बाईपास रूट भी देंगे और उसके साथ साथ हम लोग नॉर्मल फ्लो भी देंगे।
ओके, तो जब कभी भी एक्सेप्शन होता है वी आर सपोज टू गिव द प्रॉपर कैच स्टेटमेंट। ओके, सो ये हो गया ट्राई के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ थियरी को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, पहली चीज, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग वो चीजें लिखते हैं जहां वी कैन गिव 2 to 3 एक्सेप्शन टू, यस 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 निकिता जी, यस, टू चेक इन अ कैच, यस, बट दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल कैच व्हिच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं ये, बट वहां पर भी थोड़ा डिसएडवांटेज है, आई विल डिस्कस इट, है ना, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बिकॉज जेन्युइन सी बात है ना, अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखेंगे इट माइट बी पॉसिबल एक ही स्टेटमेंट एक से ज्यादा एक्सेप्शन दे सकता है एट डिफरेंट टाइम। सो वी डेफिनेटली वांट सच अ सिचुएशन जहां पे एक ही स्टेटमेंट से हम लोग बहुत ज्यादा चीजें कैच करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मल्टीपल कैच व्हिच इज अलाउड इन जावा, but it has some restriction that we'll discuss. Good question, but okay, let's see the next point. If an exception occur at the statement inside the try block, the rest of the block code will not be executed. अगर मैं आपको यहाँ पे कोड के अंदर उस चीज को समझाने की कोशिश करूं, तो यू कैन सी आई ट्राई टू प्रिंट समथिंग, system dot out dot println, बिकॉज जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि कंट्रोल किस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, सो आई ट्राई टू प्रिंट एंड ऑफ ट्राई, और स्टार्टिंग में लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहां पे मैं लिखूंगा स्टार्ट ऑफ ट्राई। मैं इसको सेव करता हूं। अब पहले तो कोड अच्छे से पढ़ो, फिर आउटपुट आने के बाद आपको यह समझना होगा कि कंट्रोल किस तरीके से घूम रहा है। ओके, पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। यू कैन सी इजीली कोड स्टार्ट हुआ, वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जा रहा है कंट्रोल, जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिलता है वो तुरंत ही ट्राई ब्लॉक से बाहर चले जाएगा। लाइन नंबर 10 पे उसको एक्सेप्शन मिला ना, तो उसके नीचे लिखी गई सारी चीजें, उस ब्लॉक के अंदर लिखी गई सारी चीजों को वो रीड नहीं करता। तो ये ट्राई ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जैसे ही एक एक्सेप्शन मिलता है वो तुरंत ही उस ब्लॉक के बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एंड ऑफ द ब्लॉक जो है ना, एंड ऑफ द ट्राई, वो प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ स्टार्ट ऑफ द ट्राई प्रिंट हुआ, एक्सेप्शन आर, फिर खत्म, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ, है ना। तो जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिलता है वो ट्राई ब्लॉक के बाहर चले जाएगा। ओके, सो जब कभी भी आप ट्राई ब्लॉक बना रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ वही चीजें ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखो जहां पे एक्सेप्शन हो सकता है। बिकॉज अगर एक्सेप्शन नहीं होने वाली चीज अगर आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे लेकिन उसके ऊपर कहीं एक्सेप्शन हुआ तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बिकॉज जैसे ही ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन मिलता है वो नीचे की सारी चीजों को छोड़ देता है, ऊपर की चीजें एग्जीक्यूट होगी बट उसकी नीचे की कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी इनसाइड दैट ब्लॉक। ठीक है, जैसे उसको एक्सेप्शन मिला तुरंत ही वो कैच को ढूंढने जाता है। फिर अगर आपने लिखा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो वो फिर जाएगा डिफॉल्ट के पास। ठीक है, सो इस पॉइंट को वापस से रीड करेंगे। इफ एन एक्सेप्शन अकर एट द स्टेटमेंट इन द ट्राई ब्लॉक, द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, सो इट इज रिकमेंडेड not to keep a code in a try block that will not throw an exception। ठीक है, तो वही चीजें लिखो ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन दे सकती है, अदरवाइज कीप इट आउटसाइड ऑफ द ट्राई। रीजन सिंपल है, बिकॉज जैसे एक्सेप्शन मिला वो ट्राई ब्लॉक से बाहर जंप कर देगा। Immediately following the try block includes a catch clause that specifies the exception type that you wish to catch। जैसे कि हम लोग ने भी किया ना, कैच फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने उस एक्सेप्शन का नाम दिया जो हम लोग कैच करना चाहते हैं, फिर स्पेस करके एक रेफरेंस वेरिएबल दिया। वो जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, है ना। जैसे कि डिवीजन बाय जीरो था तो उसने वो पूरा स्टोर किया था उसके अंदर, java.lang arithmetic exception division by zero। तो रेफरेंस वेरिएबल का काम क्या होता है, टू स्टोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरर, रन टाइम एरर। द जनरल सिंटेक्स ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक इज, पहले हम लोग ट्राई लिखते हैं, फिर उसका बॉडी बनाना जरूरी है, सिंगल स्टेटमेंट होगा तो भी, फिर उसके बॉडी के अंदर कुछ तो चीजें लिखेंगे जहां पे एक्सेप्शन हो सकता है, बॉडी को खत्म करेंगे, कैच लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक्सेप्शन का नाम, स्पेस करके रेफरेंस वेरिएबल, फिर इसका बॉडी बनाएंगे। ठीक है, आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू रीड दिस स्लाइड वन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, रीड दिस स्लाइड वंस।
ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, कि क्यों क्या कैसे. Okay. Outside try catch at the end, if we write some statement which does not have an error, then it will work. Yes, it is working ना dear. जैसे कि यहाँ पे देखो ना, मैंने लास्ट में ये लिखा है ना, ये वाला, ये स्टेटमेंट रन हो रहा था ना. कब होगा? गुड क्वेश्चन. कब होगा? जब आप खुद हैंडल करोगे. यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे मैं खुद हैंडल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऊपर जो है ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और मैंने यहाँ पे नल पॉइंटर कैच करने बैठा था. सपोज अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक को कैच करता हूँ, इफ आई कैच द एक्सेप्शन, रेस्ट ऑफ द थिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड. इफ डिफॉल्ट कैच करेगा तो उसकी नीचे की चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी. दैट इज अ डिफरेंस. ओके. अगर मैंने कैच किया तो पूरा नॉर्मल फ्लो मिलता है, अगर डिफॉल्ट ने कैच किया तो फिर नॉर्मल फ्लो नहीं मिलेगा. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे, मुझे पता है कि एक्सेप्शन अरिथमेटिक वाला है, अगर फिर भी मैं उसको कैच नहीं करता हूँ तो फिर डिफॉल्ट कैच करेगा और नीचे की चीज एग्जीक्यूट नहीं. ओके, गुड क्वेश्चन. बट others, please read the slide and let me know if it is clear or not. Please read the slide and let me know. क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोड देखते हैं कुछ और. दिस थिंग इज रियली डिफिकल्ट इन द सेंस कि यहाँ पे ना कंट्रोल जंप करते रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे. सिंपलेस्ट वे है कि कंट्रोल को समझना, देन द थिंग्स विल गेट इजियर. कंट्रोल इन द सेंस कि क्या एग्जीक्यूट कब होता है, कब वो बाहर जाएगा, कब उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो सारी चीजें. इज दिस स्लाइड ओके? साबिया जी जाग रहे हो? Yes, okay. Let's just go for the next slide. Yes. ठीक है. So suppose this is a code. Let me know what will be my output. Output जो होगा ना वो chat box में type करके दो मुझे. What will be the output? This is the code. Let me know the output in the chat box. Read it and try to understand कि क्या हो रहा है, कैसे होगा. Because अगर कोई लिखेगा, समझने की कोशिश करेगा ना, तभी होगा ये कि हाँ ये हुआ तो ये होगा. Write the output in the chat box. कि क्या प्रिंट होके आएगा CMD के अंदर अगर ये कोड लिखा गया तो. The value of D is 0 and after. Very good. सिर्फ मैं यही देखना चाहता था कि स्टूडेंट आफ्टर कैच ब्लॉक को जाते हैं कि नहीं. दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड. उसके साथ साथ द वैल्यू ऑफ डी इज 0 एग्जीक्यूट होगा. सबको सही लग रहा है कि ये जो निकिता ने लिखा है वो सही है? सबको समझ रहा है कि ये चीज क्यों एग्जीक्यूट होगा? एक्सेप्शन आया तो उसने लाइन नंबर 7 के बाद तुरंत ही वो जंप कर देगा, लाइन नंबर 8 को देखेगा भी नहीं. लाइन नंबर 7 मिला, एक्सेप्शन है, तो तुरंत ही वो ब्लॉक के बाहर जाके चेक करेगा कि कैच है कि नहीं. कैच मिला, मैंने लिखा है, इसलिए वो वैल्यू ऑफ डी 0 को वो प्रिंट करेगा. सिंस मैंने हैंडल किया है इसलिए आफ्टर द कैच ब्लॉक को भी वो प्रिंट करेगा. यस, एवरीबडी अग्रीज कि किस तरीके से ये आउटपुट आएगा. ओके, लेट मी जस्ट शो द आउटपुट. शी वाज राइट. ठीक है, साबिया सही है कि नहीं है ये? यस साबिया, चलो जागो जागो. ओके, ठीक है. और एक कोड है इसका आंसर, लेकिन अब कोई और दो लोग देंगे मुझे. यस, लेट मी नो द आउटपुट फॉर दिस कोड नाउ. क्या आउटपुट आना चाहिए? निकिता को छोड़ के और कोई लिख के बता आउटपुट इसका. क्या प्रिंट होगा?
चलो सोचो। ट्राई करो, गलत होगा तो भी चलेगा, बट ट्राई करना है। जब हम लोग कोशिश करेंगे तभी हम लोग डिटेल में समझ पाएंगे, अगर पहले से ही दूर भागेंगे तो नहीं होगा। चलो कोशिश करना है। व्हाट विल बी माई आउटपुट? शेरॉन जी, एरिका जी को थोड़ा जगाओ, अगर सो गई रहेगी तो। एरिका आंसर मी द क्वेश्चन, इसका आउटपुट क्या आएगा? चलो एरिका देगी अब आंसर, बिकॉज सुबह से कुछ बोली नहीं है। आई एम हियर सर, देन गिव मी द आउटपुट। चलो देखते हैं जाग रहे थे कि नहीं जाग रहे थे आप। क्या आएगा आउटपुट? चलो 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 चलो। ओ, हर्षदा जी भी है। ओके हर्षदा जी, टेंशन वेंशन मत लेना। यस एरिका, व्हाट विल बी आउटपुट? चलो चलो चलो, जाग रहे थे तो चलो बताओ। जस्ट गिव एन अटेम्प्ट, गलत होगा तो भी ठीक है। टाइप ऑफ एक्सेप्शन ई। यस यस निकिता, यू कैन ट्राई। श्वेता, ई जो है उसके अंदर डिटेल होता है, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से श्वेता ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन उसने ई को सीधा सीधा लिख दिया। बट ई के अंदर क्या स्टोर होता है? तो ई के अंदर उसका डिटेल स्टोर होता है, जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, तो ये एक चीज सीखने मिली कि यहाँ पर जो भी हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पर उसके अंदर क्या स्टोर होता है? तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन स्टोर होता है। जो भी एक्सेप्शन कैच हुआ उसका डिस्क्रिप्शन ई के अंदर स्टोर होता है। ठीक है एरिका, जाग जाओ आज। एवरीबॉडी, सबको समझा ये क्यों आ रहा है आउटपुट? टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज, फिर जाके ई में क्या स्टोर होता है? तो उसके अंदर डिटेल स्टोर होता है। ठीक है। यस साबिया, इज इट फाइन? एरिका, ये आउटपुट कैसे आया? चलो चलो चलो, आंसर मी। शांत मत रहो, बिकॉज फिर मुझे बोर होगा। एवरीबॉडी शुड कीप आंसरिंग। यस देखो, ये सो गई आज। साबिया जी सो गए हो तो प्लीज जाग जाओ यार। नहीं कुछ बोल रहे हो आज। यस जाग रहे हो, थैंक यू। कुछ चीजों को नोट करता है, नोट करता है। In the above statement, inside try block is not executed since an exception is catch in it. मतलब कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही ट्राई ब्लॉक के अंदर एक एक्सेप्शन मिलता है वो तुरंत ही जंप करता है बाहर। ठीक है, मुझे स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था। once an exception is caught inside the try block, the rest of the statement will not get executed. उसके ऊपर की चीजें भले एग्जीक्यूट हो, बट जैसे एक एक्सेप्शन मिला वो तुरंत ही बाहर जंप करता है। ट्राई एंड द कैच स्टेटमेंट्स फॉर्म्स अ यूनिट, यानी कि वो एक यूनिट एक साथ ही दिखेंगे आपको। ट्राई है तो उसके नीचे सीधा कैच होना चाहिए। द स्कोप ऑफ कैच क्लॉज इज रिस्ट्रिक्टेड टू those statement specified and immediately preceding try statement। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा मैं ये है ना यहाँ पे आता हूँ, इधर आता हूँ, मैं ना थोड़ा लिख के बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू बाय राइटिंग इट। ये जो थर्ड जो है ना उसको मैं थोड़ा लिख के बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, आई जस्ट कम ओवर हियर। सपोज मैं कोड लिख रहा हूँ जहां पे मैं कुछ तो क्लास बनाऊंगा, फिर उसके अंदर कुछ तो मेन मेथड रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके एक मेथड है, जिसकी बॉडी के अंदर मैंने पहले कहीं तो एक ट्राई स्टेटमेंट लिखा, ब्लॉक बनाया, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी, फिर मैंने कैच स्टेटमेंट लिखा, उसकी बॉडी, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्सेप्शन लिखा, उसका बॉडी बनाया। उसके साथ साथ बीच में बहुत सारी कुछ कोड आ रहा है, फिर वापस से एक जगह पे मैंने ट्राई लिखा है।
ठीक है, और वापस से उसके बाद मैंने कैच भी लिखा है। नाउ बाय द थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कैच जो होता है वो सिर्फ अपने इमीडिएटली अबाउ जो ट्राई ब्लॉक होता है वहां तक ही उसका स्कोप होता है। जैसे कि अगर मैंने ये कैच के बारे में अगर बात करूंगा तो वो किसके एक्सेप्शन कैच करेगा, सिर्फ इस ट्राई के एक्सेप्शन को ही वो कैच कर सकता है। उसके ऊपर अगर कहीं ट्राई है तो उसको वो कैच नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी भी कैच ब्लॉक का स्कोप होता है जस्ट उसके इमीडिएटली अबाउ जो ट्राई ब्लॉक है सिर्फ उसी के बारे में वो काम करता है। इट माइट बी पॉसिबल, सोचो सपोज मैं एक सिचुएशन बनाता हूं कि मेरा जो पहला वाला ट्राई ब्लॉक है ना वहां पे मुझे मिल रहा है एरिथमेटिक एक्सेप्शन मिल रहा है, बट उसके नीचे जो कैच है वहां पे मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन डाला था। तो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा कि भाई यहां पे कुछ और आ रहा है, मैंने कैच कुछ और करने जा रहा हूं, बीच में कुछ स्टेटमेंट है, ट्राई है, यहां पे कुछ तो है, बट यहां पर मैंने कैच लिखा है जो है एरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला। अब यहां पर है एरिथमेटिक एक्सेप्शन, लेकिन उसके नीचे मैंने कहीं पर भी उसका कैच नहीं दिया। भले ही मैंने एरिथमेटिक एक्सेप्शन नीचे दिया हो, ये यहां पर नहीं आएगा, वो सीधा का सीधा यहां से अब डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। बिकॉज ये जो कैच है उसका स्कोप सिर्फ इसी के लिए है, वो सिर्फ उसके ऊपर वाले ट्राई के लिए ही काम करेगा, इमीडिएटली अबाउट ट्राई के लिए ही वो काम करता है। उसके ऊपर कोई है तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, द स्कोप ऑफ कैच स्टेटमेंट इज जस्ट फॉर द ट्राई ब्लॉक इमीडिएटली अबाउट इट। उसके ऊपर जो इमीडिएटली अबाउट ट्राई होगा उसी के लिए वो काम कर सकता है, बाकी किसी के लिए वो काम नहीं करेगा। Okay, let me just try to read the statement again. थर्ड स्टेटमेंट जो ना उसको और एक बार पढ़ता है। The scope of catch clause is restricted to those statements specified by immediately preceding try statement. A catch statement cannot catch an exception thrown by another try statement. उसके ऊपर वाला जो है उसी के लिए वो काम करेगा, लेकिन उसके भी ऊपर कोई और है तो उसके लिए वो काम नहीं करने वाला। सो कैच स्टेटमेंट सिर्फ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ट्राई के लिए ही काम करता है। इज इट ओके? ये थर्ड पॉइंट सबको समझ रहा है कि कैच स्टेटमेंट का स्कोप क्या है? यस, ओके, वेरी गुड। लॉजिकली स्पीकिंग दिस शुड बी द करेक्ट थिंग, है ना। अगर सपोज एक कैच है जो ऊपर जितने भी ट्राई सबके लिए काम करे तो दैट वुड बी लॉजिकली इनकरेक्ट। उन्होंने लॉजिकली ही काम किया कि भाई कैच जो है वो अपने प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग ट्राई के लिए ही काम करता है। ठीक है, लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट। The statement that are protected by the try must be surrounded by curly braces। यानी कि भले ही सिंगल स्टेटमेंट हो फिर भी आपको उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। किसको? तो ट्राई की बॉडी को आपको कर्ली ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। फॉर अ चांस सपोज अगर मैं हटा देता हूं, फॉर अ चांस अगर सपोज मैं इसको हटा देता हूं, किसी भी एक को, दोनों को हटा देता हूं और मैं यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट बना देता हूं। सपोज आई विल फील कि नहीं सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो फिर बॉडी की क्या जरूरत है? बिकॉज हम लोग ने देखा था ना लूप के टाइम पे कि सिंगल स्टेटमेंट है तो बॉडी नहीं बनाओगे तो चलता है, बट ट्राई के अंदर भले ही सिंगल स्टेटमेंट हो यू आर सपोज टू क्रिएट द बॉडी ऑफ इट। यू कैन सी, अब मैं कंपाइल कर रहा हूं, मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए, कंपाइल कर रहा हूं, यू कैन सी एरर आ रहा है कि दिस कर्ली ब्रैकेट्स आर एक्सपेक्टेड। सो अगर भले ही सिंगल स्टेटमेंट हो आपको उसको कर्ली ब्रैकेट देना कंपलसरी होगा। ठीक है, दैट इज वन मोर स्टेटमेंट। अब यहां पे लास्ट पॉइंट इज नॉट अ नोट बट इट इज एन क्या बोलेंगे, एक रिमार्क होगा जो हर कोई ध्यान देगा। गोल ऑफ मोस्ट ऑफ द वेल कंस्ट्रक्टेड कैच क्लॉज शुड बी टू रिजॉल्व एन एक्सेप्शन कंडीशन एंड देन कंटिन्यू ऑन इफ द एरर हैड नेवर हैपेंड। तो जब कभी भी हम लोग ट्राई कैच लिखते हैं ना तो हम लोग हमारे दिमाग में ये सोच के लिखेंगे कि जो भी यूजर होगा उसको पता नहीं चलना चाहिए कि एक्सेप्शन हुआ और हमारा कोड कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सपोज डिवीजन बाय जीरो वाला था, तो मैं क्या करूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर डिवीजन बाय जीरो डालूंगा और कैच के अंदर कुछ ऐसा लिखूंगा कि जहां से उसको पता ही ना चले। जैसे कि मैं लिखूंगा कि सिंस द डिनोमिनेटर इज जीरो द वैल्यू ऑफ a is not defined, और मेरा कोड आगे काम करते जाएगा। सो इन दिस केस यूजर जो है उसको पता ही नहीं चलेगा
कि भाई एक्सेप्शन हुआ था जावा में, ठीक है। सो दिस आर नथिंग बट द 5 पॉइंट्स। आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू रीड देम। अगर समझता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज थोड़ा ब्रेक शायद से एट द एंड मिल जाएगा, जैसे ही पोर्शन खत्म होता है ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। बट एक फ्लो मिला है हमें, इसको ही कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ अब 3 ही कीवर्ड बाकी रहे, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी बाकी है। नोट्स को प्लीज रीड करो, ये स्लाइड को, अगर कुछ डिफिकल्टी रहेगा तो प्लीज आस्क। इज इट फाइन? सारे नोट सबको समझ रहे हैं कि क्यों लिखा गया है? कोई भी नोट में अगर आपको डाउट है तो प्लीज आस्क। Okay, it is fine. Let's just see the next slide. अब हम लोग वो बात करेंगे जो निकिता जी सोच रही थी, मल्टीपल कैच क्लॉज। तो उसको थोड़ा कोडिंग से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि देयर माइट बी सम स्टेटमेंट जो एक से ज्यादा चीजों को थ्रो करता हो एक्सेप्शन को। फॉर एन एग्जांपल, सपोज मैं एक अरे क्रिएट करता हूं जिसके अंदर सिर्फ मैंने एक ही एंट्री डाला है, और उसके साथ साथ इनसाइड द ट्राई ब्लॉक मैं उसके 10th यानी कि 11th इंडेक्स को मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं 49 48 फॉर एन एग्जांपल। क्या लाइन नंबर 9 एक एक्सेप्शन है? क्या लाइन नंबर 9 एक एक्सेप्शन है? यस और नो? क्या लाइन नंबर 10 भी एक एक्सेप्शन है? थोड़ा सोच के बताओ। क्या लाइन नंबर 10? लाइन नंबर 10 जो है वो एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज मेरा जो अरे है सी, उसका सिर्फ लेंथ है 1, फिर भी मैंने उसकी 11th इंडेक्स के अंदर कुछ डालने की कोशिश की। नाउ दैट मींस आई फाउंड कौन सा एक्सेप्शन है? इट इज अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड, है ना। सो इट इज कैच, मैं उसको कैच करने की कोशिश करूंगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन। बिकॉज बाउंड उसका सिर्फ लेंथ 1 है, फिर भी मैं उसके 11th इंडेक्स में कुछ डालने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैं अब ई नाम देता हूं, ठीक है। और मैं सिर्फ ई को प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैं ई को प्रिंट करूंगा, ठीक है। मैंने कोड को सेव किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या प्रिंट होगा उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। यहां पर स्टूडेंट शुड नोट कि एक ही ट्राई ब्लॉक के साथ हमने एक से ज्यादा कैच को यूज किया, दैट इज अलाउड एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। इसका एक डिसएडवांटेज है, हम लोग ने ट्राई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखी थी। हमने क्या देखा था कि जैसे उसको एक एक्सेप्शन मिलता है वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है, यानी कि वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा, जैसे उसको लाइन नंबर 9 रीड करने आएगा, उसको एक एक्सेप्शन मिला, मतलब कि वो तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। वो लाइन नंबर 10 को रीड नहीं करेगा, वो लाइन नंबर 10 पे भले ही एक्सेप्शन हो वो रीड नहीं करेगा। और वो मुझे कैसे पता चलेगा पता है? मैं इसको थोड़ा कंपाइल और रन करके देखता हूं, ठीक है। आई जस्ट ट्राई टू कंपाइल दिस। कंपाइल हो गया, अब मैं रन करता हूं। सी द आउटपुट, सी द आउटपुट केयरफुली।
उसको लाइन नंबर 9 पे एक्सेप्शन मिला, वो ट्राई ब्लॉक के बाहर तुरंत ही जंप करता है, कैच को देखता है, कैच मैंने लिखा था, उसने बाईपास रूट से निकिता वेरिएबल को उसने प्रिंट कर दिया, एंड ऑफ द कोड पे चला गया। वो वापस से देखने नहीं जाता है कि ट्राई के अंदर कुछ और एक्सेप्शन है कि नहीं, बिकॉज एक बार वो ट्राई के बाहर निकल गया, वापस नहीं जाने वाला। तो पता क्या चला कि अगर ट्राई के अंदर एक से ज्यादा एक्सेप्शन डाल रहे हो तो फिर वो किसको कैच करता है, जो सबसे पहला आएगा वो उसको कैच करता है। ठीक है, बाकी जो है उसको वो कैच नहीं करने वाला। ठीक है, जो सबसे पहला आएगा उसी को वो कैच करेगा। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस, क्या कहेंगे हम लोग, मल्टीपल कैच। बिकॉज नॉर्मली सोचेंगे ना तो हमें लगता है कि नहीं, जितने भी एक्सेप्शन है हर किसी को पकड़ना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं करता। बिकॉज ट्राई ब्लॉक है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, एक्सेप्शन मिला तो तुरंत ही जंप करो बाहर। वही चीज वो कर रहा है कि स्टेटमेंट 9 पे सीधा उसने बाहर जंप किया। अगर सपोज मैं इसको है ना यहां पर, सॉरी यहां पर ये जो चीज है, ये मैं इसको उसको ऊपर लिखता हूं, कंट्रोल एक्स करके मैं उसको पहले लिख देता हूं, सेव करता हूं कोड को, वेलकम देयर, मैं इसको थोड़ा कंपाइल करता हूं, एंड देन आई विल रन दिस। नाउ यू कैन सी कि अब उसने डिवीजन बाय जीरो को नहीं कैच किया, अब उसने अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड कुछ कैच किया है ना। तो जो पहले आएगा उसको वो कैच करेगा, तुरंत ही ट्राई ब्लॉक के बाहर निकलेगा, नीचे जाके चेक करेगा, अगर आपने दिया है तो ठीक है, अदरवाइज वो डिफॉल्ट के पास जाता है। ठीक है, तो दो चीज सीख रहे साथ में कि मल्टीपल कैचेस अलाउ। डिसएडवांटेज भी सीख रहे कि वो सिर्फ अगर लाइन बाय लाइन अगर एक्सेप्शन आ रहे तो जो सबसे पहला उसको मिलेगा उसी को वो कैच करता है, और बाकी सारी चीजों को वो जंप की वजह से उसको वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। एक बार उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरी पॉइंट्स को भी। In some cases, more than one exception could be raised by the single piece of a code. To handle this type of a situation, you can specify two or more catch clauses, each catching a different type of exception. When an exception is catch, each catch statement is inspected in order. The first one who types matches with an exception is executed. After one catch statement is executed, the other are bypassed। जो हम लोग को पता चला कि अगर उसने डिवीजन बाय जीरो को कैच किया तो फिर वो इंडेक्स वाले को नहीं देख रहा था, अगर इंडेक्स वाले को कैच किया तो वो डिवीजन बाय जीरो को नहीं देख रहा था। जैसे उसने एक को कैच किया, उसको हैंडल किया, तुरंत ही वो कहां पे जाता है, तुरंत ही वो ट्राई कैच ब्लॉक जो है ना उसके नीचे चला जाता है। कैसे पता चला, बिकॉज जैसे उसने हैंडल किया उसके बाद वो तुरंत ही एंड ऑफ द कोड तक पहुंच गया, है ना, यानी कि हमारा ट्राई कैच ब्लॉक जो है उसके वो नीचे चले जाता है, फिर उसके बाद से वो रीड करना स्टार्ट करेगा फिर। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि एक बार इसको पढ़ो, अगर नहीं समझ रहा है कोई पॉइंट तो प्लीज आस्क, रीड दिस पॉइंट्स कि होता क्या है और क्यों हो रहा है। मल्टीपल कैच क्लॉज, इसके जो कोड्स है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने डाला है, वहां पर भी बातें करेंगे, बट ये जो पॉइंट्स है वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो अब तक हमने दो कीवर्ड्स को कर लिया है, एक है ट्राई, एक है कैच। फाइनली थ्रो एंड थ्रोज बहुत ही छोटे छोटे से, वो जल्दी हो जाएंगे। Is this slide fine? Try to understand the things. This is a one of those topic है ना जिसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, बट पहली बार में सिर्फ आइडियाज को समझना
बहुत जरूरी। नगमा जी हो गया ब्रेकफास्ट? The multiple catch is just a drawback as it cannot. It is not just a drawback. It has a positive point as well as and a negative point as well as. What is a positive point? Positive point is एक से ज्यादा exception को you can think at a single time. ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ मल्टीपल हो गए ना तो भी सिर्फ एक को ही वो बाईपास करता है। बट एडवांटेज क्या है पता है कि वो हैंडल तो कर रहा है ना। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप सपोज एक कोड लिख रहे हो जो एट ए टाइम इन टू सिचुएशन दो अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन दे सकता है। अगर सपोज मल्टीपल कैच नहीं होता तो फिर क्या होता कि सपोज एक बार डिवीजन बाय जीरो आ रहा है तो सिर्फ वो डिवीजन बाय जीरो के बारे में ही सोचेगा, बाकी कुछ आएगा तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। सो एडवांटेज ये है कि इट माइट बी पॉसिबल कि दो थ्रो कर रहा है एट डिफरेंट सिचुएशन, यू आर रेडी फॉर बोथ ऑफ देम इफ यू यूज मल्टीपल। डिसएडवांटेज ये है कि दोनों को साथ में नहीं करता है। मल्टीपल कैच मेक्स यू रेडी फॉर बोथ ऑफ देम, बट अगर दोनों एक साथ थ्रो कर रहा है तो सिर्फ एक को ही कैच करता है। दैट इज अ डिसएडवांटेज। ओके, it makes you ready for the multiple catch, but it will catch only one of them. It is like creating an option, but it will choose only one of the option, है ना। सिंगल कैच में क्या होता है ना कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते कि भाई यही थ्रो करेगा तो ही मैं पकड़ूंगा। बट मल्टीपल कैच में क्या कि इसमें से कुछ भी थ्रो किया तो मैं उसमें से एक तो पक्का ही पकड़ूंगा, जो भी पहले आएगा उसको मैं पकड़ ही लूंगा और उसके बाद बाकी सब चीजों को बाईपास कर देगा, उसको देखेगा भी नहीं। ठीक है, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, इज इट ओके? नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कोड्स लिखा है जिसके आप कंट्रोल के बारे में मुझे बताओगे। यस, ओके, सी दिस कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट मी नो द आउटपुट। इसका आउटपुट प्लीज टाइप करो चैट बॉक्स में। चलो क्या आएगा आउटपुट सोच के। Yes, type the output in the chat box. It is type of an exception. Yes, java.lang.arithmetic exception को कैच करेगा बिकॉज ट्राई के अंदर फर्स्ट लाइन पे ही उसको एक्सेप्शन मिला, तो वो क्या करेगा नीचे लिखी गई सारी चीजों को वो बाईपास कर देगा, उसको देखेगा ही नहीं, तुरंत ही वो जंप करेगा यहां से बाहर कैच के ऊपर। जैसे वो कैच पे आएगा उसको पहला वाले में मिल गया तो वो तुरंत ही उस चीज को प्रिंट कर देगा। यू कैन सी भले ही ये एरर एक्सेप्शन है, रन टाइम एरर है, फिर भी उसने उसको कुछ नहीं किया। ठीक है, तो उसने जो पहले मिला उसी को उसने कैच किया, उसी को वो हैंडल करता है, बाकी किसी चीज को हैंडल नहीं करेगा। नाउ सिमिलर कोड बट सी द डिफरेंस एंड लेट मी नो द आउटपुट। ओ सॉरी 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 सॉरी, बाई चांस कुछ और प्रिंट हो गया, सॉरी, बट अभी आउटपुट आ गया स्क्रीन के ऊपर, नो इश्यू, कोई बात नहीं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्राई ब्लॉक के अंदर अरे वाला जो है ना वो एक्सेप्शन आ रहा है पहले ट्राई के अंदर, तो वो इस लाइन को रीड करके C42 इज इक्वल टू 99 रीड करते तुरंत ही ट्राई ब्लॉक से बाहर जंप करेगा और फिर कैच ब्लॉक को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको एक कैच ब्लॉक मिल गया, इसीलिए उसने करस्पॉन्डिंगली कैच ब्लॉक को उसने हैंडल किया। कौन से वाला? तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड को उसने हैंडल किया। ठीक है, तो मल्टीपल कैच एडवांटेज है कि भले ही ब्लॉक से एक से ज्यादा एक्सेप्शन आ रहे हैं वो कैच करने के लिए रेडी है। डिसएडवांटेज ये है कि वो रेडी सबके लिए है बट कैच तो सिर्फ एक ही को करेगा। किसको करेगा? जो सबसे पहले आएगा इनसाइड द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में लिखा गया उसने जो सबसे पहले आएगा उसी को वो कैच करेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट कीवर्ड आता है फाइनली। फाइनली सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल। अगर मैं यहां पर उसको ऐड कर दूंगा ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता,
फाइनली जो होता है दैट शुड बी रिटर्न आफ्टर द कैच ब्लॉक। उसके नाम से ही पता चलता है कि उसका काम क्या होगा। फाइनली जो है एक ऐसा कोड होगा जो हर बार एग्जीक्यूट होने वाला है। कैच ब्लॉक कहां पे है, उसके तुरंत ही बाद लिखना है, उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। ट्राई के बाद कैच, कैच के बाद तुरंत ही फाइनली आना चाहिए। कैच ब्लॉक इज नॉट कंपल्सरी। जैसे कि आप देखोगे ना, अब तक हम लोग ने कहीं पर भी फाइनली, सॉरी मैं कुछ अलग नाम बोल दिया, फाइनली ब्लॉक इज नॉट कंपल्सरी। बिकॉज अभी तक आप देखोगे ना, हमने जितने भी कोडिंग किया आज, उसमें कभी भी मैंने फाइनली ब्लॉक नहीं लिखा। बट अब मैं क्या करता हूं, एक फाइनली ब्लॉक लिखता हूं। फाइनली ब्लॉक कैसे लिखना है, तो फाइनली कीवर्ड लिखना है, उसका बॉडी बना देना। उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट हम लोग सिर्फ प्रिंट करेंगे system dot out dot println inside finally. Now what I'll try to do is, मैं इसको थोड़ा रन करके देखता हूं। कंपाइल करेंगे और देखते कि होता क्या है। We'll just try to observe कि ये फाइनली कैसे काम करता है। देखो फाइनली के अंदर गया, मुझे पता चला बिकॉज प्रिंट हो रहा है इनसाइड फाइनली, है ना। तो यहां पे क्या था, एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन को मैंने हैंडल किया और फाइनली एग्जीक्यूट भी हुआ। ठीक है, एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन को मैंने हैंडल किया बाय यूजिंग ट्राई कैच, और फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट भी हुआ। अब मैं थोड़ा चेंजेस करता हूं, मैं थोड़े चेंजेस कर देता हूं कोड के अंदर। फॉर एन एग्जांपल, सपोज अब मैं सिर्फ एक ही एक्सेप्शन के बारे में बात करूंगा, डिवीजन बाय जीरो के साथ ही खेलते हैं। ओके, नाउ आई जस्ट ट्राई टू सेव दिस, और भी कुछ अच्छा कर देते हैं, D1। अब क्या इस कोड के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, क्या इस कोड के अंदर कुछ एक्सेप्शन है? यस, एवरीबडी अग्रीज कि अब एक्सेप्शन नहीं है। क्या कोई रन टाइम एरर होगा अब इसके अंदर? नो, यस, ओके, आई गॉट द पॉइंट। तो क्या ये कैच ब्लॉक अब एग्जीक्यूट होगा क्या? ये जो मैंने मार्क किया है, हाईलाइट किया, क्या अब वो एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा, बिकॉज एक्सेप्शन नहीं है तो कैच नहीं करेगा, कैच नहीं करेगा तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट लेट अस जस्ट ट्राई टू सी कि फाइनली को क्या होता है। मैं इसको कंपाइल करता हूं, मैं इसको, यू कैन सी कि कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिकॉज एक्सेप्शन नहीं है, बट फाइनली ब्लॉक फिर भी एग्जीक्यूट हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज बताता हूं कि सपोज अगर मैं यहां पे c अच्छा c का 10 इज इक्वल टू 10, क्या अब यहां पे एक्सेप्शन है? क्या अब यहां पे एक्सेप्शन है? देयर इज एन एक्सेप्शन। क्या वो एक्सेप्शन मैं कैच कर सकता हूं विद दिस कोड? निकिता जी, एक्सेप्शन इज देयर ना ऑन लाइन नंबर 9। लाइन नंबर 9 यू कैन सी ना, बिकॉज इसका लेंथ 1 था, तो इसका 10th इंडेक्स को पकड़ने की, 10th इंडेक्स में तो डालने की कोशिश करा, तो एक्सेप्शन इज देयर ऑन लाइन नंबर 9। यस, क्या वो एक्सेप्शन को मैं कैच करने वाला हूं विद दिस कोड, या फिर डिफॉल्ट करेगा कैच? यस सर, नो, कौन कैच करेगा? मैं करूंगा कि डिफॉल्ट वाला करेगा कैच? डिफॉल्ट वाला करेगा, बिकॉज मैंने तो वो आउट ऑफ द बाउंड वाला लिखा ही नहीं है, तो डिफॉल्ट वाला कैच करेगा। अब देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। यू कैन सी कि डिफॉल्ट वाले ने कैच किया है, फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो इससे हम लोग समझेंगे क्या, कि फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होगा जो हर बार एग्जीक्यूट होता है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक्सेप्शन हो आप उसको पकड़ो या फिर डिफॉल्ट पकड़े, दोनों केस के अंदर वो एग्जीक्यूट करेगा फाइनली ब्लॉक। अगर एक्सेप्शन नहीं है फिर भी फाइनली ब्लॉक वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि फाइनली ब्लॉक इज समथिंग विच इज एवरी टाइम एग्जीक्यूटेड। जब कभी भी आप कोडिंग कर रहे हो, अगर सपोज कोई एक्सेप्शन आने वाला है,
आप उसको हैंडल करो या फिर डिफॉल्ट करे या फिर एक्सेप्शन ना आने वाला, वो हर बार फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. इट विल कैच एक्सेप्शन आफ्टर फाइनली. नो 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 नो. यू अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. लेट्स जस्ट सी ट्राई टू सी. आपका जो डाउट है ना उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ओके, बहुत ही बढ़िया आपने पूछा है. मैं इसको थोड़ा ये एग्जांपल में चेंज करूंगा ना तो आपको आंसर मिल जाएगा. इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड. Okay. Now you see the order, dear. Now see the order and try to answer your question. जब डिफॉल्ट वाला होता है ना तब फाइनली पहले एग्जीक्यूट हो जाता है ना. जब डिफॉल्ट वाला होगा तब फाइनली पहले प्रिंट होगा और उसके बाद डिफॉल्ट वाला वो लाइन आएगा. बट अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, मतलब कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हो, तब वो ऑर्डर में ही चलेगा. है ना, समझ रहे हो डिफरेंस. जब डिफॉल्ट हैंडलिंग होता है तब फाइनली पहले ही प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर डिफॉल्ट एक्सेप्शन अपना काम करेगा. डिफरेंस देखो. बट गुड क्वेश्चन, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन निकिता. है ना. बट फाइनली ब्लॉक कितना सिंपल है ना, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई कुछ भी हो मैं तो एग्जीक्यूट करूंगा. बहुत ही सिंपल सा. यूजुअली फाइनली ब्लॉक के अंदर हम लोग वो सारी चीजें लिखते हैं. अगर सपोज हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते जावा के अंदर, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, तो एक एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है वो हम लोग फाइनली के अंदर लिखेंगे. क्यों? बिकॉज उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट करेगा तो ये फाइनली ब्लॉक पक्का एग्जीक्यूट होगा. एक्सेप्शन हो ना हो, आप हैंडल करो, डिफॉल्ट हैंडल करे, बट ये ब्लॉक पक्का होगा. इसलिए जो मेन चीजें होती है ना वो सारी चीजें फाइनली के अंदर की जाती है. मेन चीजें इन द सेंस कि सपोज आप एक एप्लीकेशन रन कर रहे हो, बीच में ही बिकॉज ऑफ वन रन टाइम एरर वो बंद हो जाता है. सो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे फाइनली ब्लॉक आपके जो डेटा है ना उसको सेव करके रखे, आपकी जो फाइल्स आपने ओपन की है उसको क्लोज कर दे, शायद आपके जो कनेक्शंस है उसको शायद क्लोज कर दे. तो ये जो इंपॉर्टेंट काम होता है ना वो हम लोग फाइनली के अंदर लिखते हैं, बिकॉज ये तो पक्का एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो एक बार फाइनली ब्लॉक को देखते हैं. द जावा फाइनली ब्लॉक is a block used to execute the important code such as closing of a connection. क्यों? बिकॉज अगर सपोज अब्रप्टली बंद भी हो जाता है आपका एप्लीकेशन, बीच में काम करना बंद कर देगा, फिर भी फाइनली ब्लॉक तो काम करेगा ही. द फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड whether an exception is handled or not. Therefore, it contains all the necessary statement that need to be printed regardless of exceptions occurs or not. The finally block follows the try catch block. Immediately उसके बाद आना चाहिए. Why use finally block in Java? Finally block को आप as a cleanup code की जैसा भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये एग्जीक्यूट होगा ही ना. तो आप चाहोगे कि सपोज फाइल को क्लोज करना है एट द एंड, या फिर आपको कलेक्शन को क्लोज करना है, तो वो सारी चीजों के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट टू रीड दिस पॉइंट वंस एंड लेट मी नो इफ इट इज क्लियर और नॉट. लास्ट स्टेटमेंट तो इजी है. रीड द कोड वंस. फाइनली अब सिर्फ 2 ही बचा है. आई विल टेक ओनली 20 मिनट्स. ठीक है, मैंने ब्रेक नहीं दिया, मुझे पता है कि आप लोग थोड़े टायर्ड हो जाओगे, बट हमें एक फ्लो मिला है ना, उसको मैं ब्रेक करना नहीं चाहूंगा. Sorry. Read the code once, sorry, slide once. If you have any doubt, please ask. अगर क्लियर है तो बताओ मुझे चैट बॉक्स में. वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. एंड जैसे ही आज आपका लेक्चर्स खत्म होते हैं, प्लीज चीजों को पढ़ो, बिकॉज आज ही हमने पढ़ाया तो आज ही पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी. जितना उसको डिले करोगे ना, डिफिकल्ट है तो फिर एट द एंड और डिफिकल्ट लगेगा. ठीक है, क्या आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे? एवरीबडी एल्स फाइनली. ठीक है, फाइनली ब्लॉक सबसे सिंपल है, जितना भी हम लोग पांचों सीखे ना, फाइनली सबसे सिंपल है. नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में थोड़ा जानेंगे, उससे पहले मैंने कुछ कोड प्रिंट किए हैं. कोड को देख लो. यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, फिर भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों नहीं है? बिकॉज 25/5 दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन. ठीक है, सो एक्सेप्शन नहीं है
फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। कोड को एक बार रीड करो और आउटपुट को एक बार देखो। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है, फाइनली हुआ। यहां पर 25/0 देयर इज एन एक्सेप्शन, बट मैं उसको कैच नहीं कर रहा हूं। कौन कैच कर रहा है? डिफॉल्ट कैच कर रहा है, फिर भी फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। ट्राई टू सी दिस, एक्सेप्शन है, मैं उसको कैच नहीं कर रहा हूं, बिकॉज डिवीजन बाय जीरो के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखना चाहिए। मैं तो नल पॉइंटर को कैच करने बैठा हूं नीचे, सो मैं कैच नहीं कर रहा हूं, डिफॉल्ट कैच कर रहा है, फिर भी फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। दैट इज समथिंग दैट वी सॉ। रीड द कोड वंस एंड सी द आउटपुट। ओके, नेक्स्ट को जाएंगे। बहुत ही बढ़िया है, ये छोटा सा है बट थोड़ा ट्रिकी है। यहां पर कोड लिखते वक्त ये जो चीज है लाइन नंबर 9, वो क्या है? वो एक रन टाइम एरर है। जब कभी भी कोई एक रन टाइम एरर मिलता है, जेआरई क्या करता है? जेआरई एक ऑब्जेक्ट बना देता है। किसके लिए? तो एक क्लास के लिए। इन दिस पर्टिकुलर केस कौन सा क्लास होगा? इंडेक्स, सॉरी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट बना देता है ना। सो जब कभी भी एक रन टाइम एरर आता है, तब क्या करता है? जीआरई एक ऑब्जेक्ट बना देता है। किसके लिए? तो कोई एक क्लास के लिए जिसके साथ वो मैच करेगा। नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। यहां पे मैंने क्या लिखा था? C10 इज इक्वल टू 10। तो ये तो हम लोग रीड कर रहे हैं, बट जेआरई क्या करेगा? जेआरई लाइन नंबर 9 पे जैसे वो रीड करेगा, वो एक ऑब्जेक्ट बना देगा। मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने वाइवा में भी बहुत लोगों को पूछा था, इफ a is a class and I want to create an object of it, तो कैसे बनाते हैं? Write the syntax in the chat box. A is a class, I want to create an object of A. Syntax chat box में लिखो। सब लोगों ने कुछ अजीब अजीब आंसर दिया था। आई थिंक एक या दो लोगों ने सही आंसर दिया था। A is a class जिसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे लिखोगे सिंटेक्स? A obj is equal to new this. So जैसे ही उसने ये रीड किया होगा ना, उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया। किसका? तो ये क्लास का, अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड, है ना। तो ये क्लास का वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। सो वो क्या करेगा? देखो यहां पर उन्होंने, निकिता जी ने जो आगे लिखा है ना, ए स्पेस ऑब्जेक्ट, वो नाम देता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कहां पे होता है? तो वो न्यू से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट बनना। तो वो लिखेगा न्यू, फिर उस क्लास का नाम लिखेगा, उसका कंस्ट्रक्टर लिख देगा। तो जैसे ही जेआरई लाइन नंबर 9 को रीड करता है, वो ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? तो इस तरीके से बनेगा। ये रहा तरीका उसका ऑब्जेक्ट बनाने का, ठीक है। बट जावा के अंदर जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, किसका? एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, तब उसके लिए यूज किया जाता है कीवर्ड थ्रो। उसके लिए यूज किया जाता है कीवर्ड थ्रो। उसके साथ साथ ये क्या है? ये तो एक कंस्ट्रक्टर है। यूजुअली जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, कोई भी क्लास अगर उन्होंने डिफाइन किया, तो वो दो तरीके के होते हैं। एक तो विदाउट पैरामीटर, एक विथ पैरामीटर। तो यहां पे पैरामीटर जो है, यहां पे मैं डेटा पास करता हूं, कंस्ट्रक्टर होता है ये। ए के बाद जो ब्रैकेट लिखा है ना निकिता जी ने, दैट इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर। तो यहां पे मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया है। कंस्ट्रक्टर को मैं डेटा पास करता हूं। मैं डेटा क्या पास करता हूं? मैं डेटा पास करता हूं, सपोज आई पास माई नेम, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो कि इसके अंदर जो भी लिखता है दैट इज नथिंग बट अ डिस्क्रिप्शन। यूजुअली अगर डिवीजन बाय जीरो होता है ना, तो क्या पास करता है? डिवाइड बाय जीरो, ऐसा ऐसा पास करता है वो। बट यहां पर मैं क्या लिखता हूं? आउट ऑफ द बाउंड लिख देता हूं। चलो वो इजी रहेगा, आउट ऑफ द बाउंड, सिर्फ इतना लिखता हूं। मैं सेव करता हूं। सो सीख क्या रहे हैं हम लोग? यहां पे हम लोग थ्रो कीवर्ड को सीख रहे हैं।
थ्रो कीवर्ड क्यों यूज होता है? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट क्लास? थ्रोएबल क्लास। थ्रोएबल यानी कि क्या होता है? जहां पे सारे के सारे एक्सेप्शन स्टोर होते हैं। कैसे यूज करना है? तो थ्रो लिखो, स्पेस करो, न्यू लिखो, स्पेस करो, वो क्लास का नाम लिखो जो आपको थ्रो करना है, जिसका एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है। ब्रैकेट के अंदर आप उसका डिस्क्रिप्शन डालो। अगर सपोज मैंने इसको अब कंपाइल करने जाता हूं और फिर मैं रन करूंगा, फिर देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है। जस्ट ट्राई टू सी द कोड एंड द आउटपुट, है ना? कोड को रीड करो और आउटपुट को देखो, देखो क्या हो रहा है। ट्राई टू सी। तो थ्रो कीवर्ड किसके लिए यूज कर रहा है, वो चीज को समझना। थ्रो कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? तो थ्रोएबल क्लासेस। थ्रोएबल क्लासेस यानी एक्सेप्शन जिसके अंदर होता है वो वाला। एक्सेप्शन नाम का क्लास जो था ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रन टाइम एरर डिफरेंट, एक्सेप्शन क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिकी पॉइंट आ गया कि थ्रो का काम क्या है। ट्राई टू सी कि क्या हुआ। इफ यू ऑब्जर्व, मैंने जो डेटा पास किया ना, वो निकिता के अंदर चला गया। निकिता नाम का जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर स्टोर हुआ। और जब मैं निकिता नाम का वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूं, तो वो डेटा फिर प्रिंट हो रहा है आउट ऑफ द बाउंड। यू कैन सी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं थोड़ा 2-3 मिनट देता हूं आपको, समझने की थोड़ी कोशिश करनी है। yes. Throw is catching that exception? No, throw is creating that exception. Throw is creating that exception which is catched by the try block and it is passed to the catch block. Throw keyword is used to create an exception manually. है ना? डिफरेंस क्या है? इससे पहले भी तो ये एक्सेप्शन हो रहा था ना यार, कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड, इससे पहले भी हो रहा था, बट वो कोड के द्वारा हो रहा था। यहां पर हम लोग मैन्युअली उसको क्रिएट कर रहे हैं। डिफरेंस ये हो रहा है ना? इससे पहले क्या हो रहा था ना, मैं कोड के अंदर कुछ लॉजिकल मिस्टेक कर रहा था, जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा था बाय जीआरई। बट अब क्या कर रहा हूं, मैं खुद मैन्युअली उस एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहा हूं। है ना? मैन्युअली का मतलब समझ रहा है कि हम लोग नाम दे के क्रिएट करवा रहे हैं, अब कोड करके नहीं। हम लोग नाम से बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये एक्सेप्शन क्रिएट किया जाए। तो थ्रो किसके लिए यूज होता है? टू क्रिएट एन एक्सेप्शन जो कैच किया जाता है ट्राई के द्वारा। ट्राई ब्लॉक जो है वो कैच करता है एक्सेप्शन को। जैसे ही वो कैच करता है, वो कैच ब्लॉक को देता है। कैच ब्लॉक फिर इसका बाईपास पार्ट ढूंढ के फिर आगे बढ़ाता है काम को हैंडल कर। गेटिंग द डिफरेंस एवरीबडी? थ्रो क्यों यूज किया है? टू क्रिएट एन एक्सेप्शन मैन्युअली। नाम देके बनाया जाता है एक्सेप्शन को। यस, यू नो आई एम फीलिंग सो रिलैक्स कि ये थ्रो समझा। ठीक है, बट इट इज गुड हुआ ना। ये थ्रो जो है ना, ये डिफिकल्ट है थोड़ा समझना। जितना ज्यादा उसको पढ़ोगे ना, जितनी बार पढ़ोगे वो और इजी होते जाएगा, बट पहली बार उसका सिर्फ सिंपल मतलब समझना जरूरी है। ठीक है, सो इट्स टाइम टू रीड इट्स पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। So far, we have only been catching exceptions that are thrown by Java Runtime System, JRE. However, it is possible for your program to throw an exception explicitly by using a throw statement. इससे पहले क्या था? JRE खुद ये चीज कर रहा था, अब मैं कर रहा हूं। बिकॉज जब कभी भी हम लोग कोड लिखते वक्त एक्सेप्शन लाते हैं ना, रन टाइम एरर, तब जेआरई यही चीज करता है। जैसे वो एक्सेप्शन को रीड करता है ना, वो यही चीज करता है। बट इस बार हम लोग ने ये चीज करके दी उसको। वो यही चीज करता है लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन। ना हम लोग वो चीज खुद ही करना लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वी स्पेसिफाई द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट विच इज टू बी थ्रोन। The exception has some message with it that provides an error description. जैसे कि यहाँ पे मैंने मैसेज पास किया था ना, what was my message? My message is out of the bound. यूजुअली मैसेज के अंदर हम लोग उसका ही डिस्क्रिप्शन डालते हैं, कि जो भी एक्सेप्शन है उसका डिस्क्रिप्शन डालता है। दिस एक्सेप्शन may be related to user input, server और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेप्शन बहुत सारे हो सकता है, जैसे कि यूजर ने कुछ डाला उससे रिलेटेड हो सकता है,
सपोज अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो बट सर्वर की वजह से कोई एक एक्सेप्शन आ रहा है, तो वो सारी चीजें भी हो सकती है। मैं आपको एक बात कहूंगा, कल मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ यूज कर रहा था, मैं सर्च करने गया ना, तो वहां पे मुझे लिख के आया कि java.lang इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, यानी कि वहां पर भी एक सर्वर की द्वारा एक एक्सेप्शन आया था जो मुझे स्क्रीन के ऊपर लिख के भी आया। दैट मीन्स जो हम लोग पढ़ रहे उतने एक्सेप्शन ही नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शन है। उसके साथ साथ और एक चीज मुझे पता चली कि यूट्यूब जो है उसका जो एप्लीकेशन वो जावा के अंदर लिखा गया है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ थ्रो इज नथिंग बट लाइक दिस। हम लोग थ्रो लिखते हैं स्पेस करके थ्रोएबल इंस्टेंस। यार ये थ्रोएबल इंस्टेंस क्या होता है? थ्रोएबल इंस्टेंस, इंस्टेंस को क्या कहते हैं? इंस्टेंस के लिए कोई एक दूसरा नाम दो मुझे। इंस्टेंस, थ्रोएबल इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या होता है जावा के अंदर? इंस्टेंस के लिए दूसरा नाम। यस यस, इंस्टेंस। थ्रोएबल इज अ क्लास। क्लास के इंस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं 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 निकिता जी नहीं, क्लास के इंस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ना 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 ना। यस बट यू गाइस आर गेटिंग क्लोज टू इट, बट आंसर गलत है। चलो चलो, क्लास का इंस्टेंस, नो नो नो, क्लास का इंस्टेंस, क्लास का एक पर्टिकुलर एग्जांपल। इंस्टेंस को अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना तो वो एग्जांपल होता है। तो क्लास का एग्जांपल क्या होता है? क्लास के साथ कौन सा एक वर्ड हमने देखा है यार? ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको थ्रो करना है स्पेस, देन यू आर सपोज टू राइट ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल क्लास। इसी को अगर डिटेल में लिखूंगा तो ये तरीका आएगा जो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, थ्रो स्पेस न्यू स्पेस एक्सेप्शन क्लास फिर एरर मैसेज। यहाँ पे पहला वाला जो है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के वो क्यों लिखा है? बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता था कि थ्रो के बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट लिखोगे, न्यू करके जो भी ऑब्जेक्ट लिखोगे, दैट शुड बी फ्रॉम द क्लास थ्रोएबल, है ना? बिकॉज थ्रोएबल के अंदर ही एक्सेप्शन होता है, ठीक है? तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे यू शुड मेक श्योर इट इज ऑफ द क्लास विच इज थ्रोएबल, ठीक है? तो थ्रोएबल स्पेस थ्रोएबल इंस्टेंस, किसी भी क्लास का इंस्टेंस आर नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? थ्रोएबल इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल क्लास। हियर द थ्रोएबल इंस्टेंस मस्ट बी an object of type throwable or subclass of throwable. Okay, sorry, एक पॉइंट को रीड कर लो प्लीज। रीड दिस स्लाइड एंड लेट मी नो इफ इट इज क्लियर और नॉट। रीड दिस स्लाइड। सिंटेक्स अच्छे से याद रखो, क्या है सिंटेक्स, बिकॉज यूजुअली आप कोडिंग करने वाले नहीं हो, है ना? अभी एग्जाम के अंदर कोडिंग तो आएगा नहीं, बट आपको उसका मतलब और उसके सिंटेक्स याद रखने हैं। ठीक है, ये स्लाइड प्लीज रीड इट फास्ट, थोड़ा एटलीस्ट 9:50 तक तो मैं खत्म कर दूंगा, अब ऐसा लगा। कोई बात नहीं, बट हो जाएगा आज पोर्शन, देन यू गाइज विल बी टोटली फ्री। ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ नोट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थ्रो। The flow of execution stops immediately after the throw statement. Any subsequent statement are not executed. जैसे ही JRE को थ्रो स्टेटमेंट दिखता है, वो उसकी नीचे की चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे उसको थ्रो मिलता है वो तुरंत ही कैच करने जाता है, कैच स्टेटमेंट को ढूंढने जाता है, ठीक है? जैसे ही थ्रो मिलेगा उसके नीचे की चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी, तुरंत ही वो कैच के लिए जाता है। The nearest enclosing try block is inspected to see if it has a catch block that matches with the type of an exception. यानी कि जैसे ही आपने थ्रो देखा, वो उस कोड के अंदर लिखे गए सारे कैच को वन बाय वन वो
इंस्पेक्ट करने जाता है। जैसे ही आपने एक एक्सेप्ट थ्रो डाल दिया, वो क्या करता है, भले ही वो ट्राई ब्लॉक के अंदर ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज ये वाला जो है ना, तो मैं यहां पे नहीं लिखता हूं। सपोज यहां से मैं इसको निकाल देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं a इज इक्वल टू 10, और वो जो थ्रो स्टेटमेंट है ना, वो मैं एट द एंड लिखूंगा। मैंने एट द एंड क्यों लिखा? बिकॉज मुझे पता है कि थ्रो स्टेटमेंट के बाद मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख सकता हूं, दैट विल क्रिएट एन एरर। बिकॉज थ्रो के बाद अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो वो एक कंपाइल टाइम एरर देता है। बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा कि थ्रो के बाद कुछ भी स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो अगर आप थ्रो को लिखना चाहते हो तो दैट शुड बी इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, और उसके नीचे कुछ भी नहीं होना सकता। अगर आप ट्राई ब्लॉक के बाहर लिखना चाहते हो थ्रो को, तो वो सबसे एंड में होना चाहिए। तो सपोज मैं इसको सेव करता हूं, मैं इसको थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देयर इज नो कंपाइल टाइम एरर। रन करने की कोशिश करता हूं। यू कैन सी, यहां पर अगर आप कोड को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो यू कैन सी कि यहां पर ये जो थ्रो है उसने क्या किया, उसने एट द एंड एग्जीक्यूट हो रहा है, ऊपर की सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे उसने थ्रो स्टेटमेंट को पढ़ा, उसने तुरंत ही कैच स्टेटमेंट को ढूंढने गया। उसके नीचे कोई कैच स्टेटमेंट है नहीं एक्चुअली। अगर कैच स्टेटमेंट उसके नीचे कहीं पर होता तो वो उसके हिसाब से काम करता, बट सिंस मैंने ट्राई के अंदर इसको लिखा नहीं है, किया क्या उसने, डिफॉल्ट कैच की तरफ गया, और डिफॉल्ट कैच की वजह से उसने ये आउटपुट लाके दे दिया मुझे एट द एंड। यू कैन सी एक्सेप्शन इन द थ्रेड दिस, ये डिफॉल्ट की द्वारा मिला हुआ है। सो क्या पता चलता है, जैसे ही थ्रो आता है आपका कोड काम करना उसके आगे बंद कर जाएगा। अगर आप उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखोगे तो आप मैन्युअली उसको हैंडल कर सकते हो। ट्राई ब्लॉक के बाहर लिखोगे तो वो फिर डिफॉल्ट के द्वारा हैंडल होने वाला है। उसके पॉइंट्स कुछ देखते हैं, नोट। यहां पे उन्होंने क्या लिखा है, इट विल कैच स्टेटमेंट दैट मैचेस द ट्राई एक्सेप्शन। इफ इट डज फाइंड द मैच, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू दैट स्टेटमेंट। जैसे ही थ्रो किया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट कैच स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा। जैसे उसको मिलता है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट कैच को चेक करेगा। उसके नीचे वाले कोई तो दूसरा कैच होगा उसको चेक करेगा। अगर वो भी नहीं है तो उसके नीचे वाले कैच को देखेगा। अगर वो भी नहीं है कंटिन्यूसली, अगर आपने कोई भी कैच नहीं दिया तो फिर वो डिफॉल्ट को द्वारा कैच किया जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार वापस से रिपीट करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी भाग गया। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग, थ्रो जैसे ही होगा एग्जीक्यूशन करना वो स्टॉप कर देगा। उसके नीचे जो कैच स्टेटमेंट लिखे गई होगी, ट्राई के नीचे जो कैच ब्लॉक होगा वो उसके अंदर चेक करने जाएगा। अगर उसके अंदर मिला ठीक है, नेक्स्ट कैच को देखेगा, अदरवाइज मिला ठीक है, नेक्स्ट को देखेगा, मिला ठीक है। अगर कोई भी कैच आपने दिया ही नहीं है ट्राई ब्लॉक के साथ, देन वो कहां पे जाएगा, डिफॉल्ट के पास जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये समझेंगे कि थ्रो स्टेटमेंट के बाद आप कुछ भी चीज नहीं लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहां पर ना इसी को वापस से हटाकर ट्राई ब्लॉक के अंदर ही डाल देता हूं, कंट्रोल एक्स। अब मैं क्या करता ना, यहां पर ट्राई ब्लॉक के बाद डालता हूं, सेव करता हूं, कंपाइल। ओके, यू कैन सी एरर आया। क्यों एरर आ रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। जो मैं अभी भी बोल रहा था ना कि थ्रो के बाद कुछ भी नहीं लिखना है ट्राई ब्लॉक के अंदर, बिकॉज इफ यू विल राइट इट विल क्रिएट अ कंपाइल टाइम एरर, है ना। यू कैन सी इट इज अ कंपाइल टाइम एरर। और एरर क्या आएगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट। तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखता है उसका मतलब कि आपने थ्रो के बाद कुछ तो लिखा है, विच इज नॉट अलाउड। थ्रो के बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्राई ब्लॉक के बाहर लिखना चाहते हो तो दैट शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट इन योर कोड। ओके, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख रहे हो, थ्रो आया, तुरंत ही वो उसको कैच करेगा, कैच ब्लॉक को ढूंढने जाता है। फिर अगर आपने कैच ब्लॉक दिया है तो ठीक है, अगर आपने कैच ब्लॉक नहीं दिया तो वो डिफॉल्ट के पास जाएगा। तो काम तो वैसे ही करता है। थ्रो का काम क्या हुआ, थ्रो का काम होगा कि सिर्फ क्रिएट एन एक्सेप्शन मैन्युअली। इससे पहले ट्राई कैच जो जैसे काम करता था वो वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, सो दिस आर नथिंग बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो फ्लो है वो पहले जैसा ही है, एक के बाद एक कैच को वो देखता है, नहीं मिला तो डिफॉल्ट के पास जाएगा।
बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थ्रो के बाद कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने दिया है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, वो उसने आई थिंक ये मैंने दूसरा वाला लिखा है, मैंने यहाँ पे नल पॉइंटर वाला लिखा है, लेकिन अभी अभी हम लोग ने आई थिंक एरिथमेटिक वाला प्रिंट कर रहे थे, कोई नहीं, थ्रो का यूज ही सीख रहे हैं। थ्रो के अंदर क्या हो रहा है, तो क्रिएट हो रहा है एक एक्सेप्शन, यहां पर मैंने थ्रो एट द एंड लिख के बताया है ना। अगर सपोज आप थ्रो ऊपर लिखोगे तो आपको यही एरर मिलेगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट, बिकॉज थ्रो के नीचे कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। थ्रो के नीचे अगर कुछ भी लिखोगे तो इट विल बिकम अनरीचेबल स्टेटमेंट, वही एरर आपको आएगा। दैट इज ऑल्सो कंपाइल टाइम एरर, जो आपको मिलेगा दैट विल बी कंपाइल टाइम एरर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, कि थ्रो के बाद अगर कुछ लिखा जाता है तो क्या आता है, then it is nothing but compile time error which is called as unreachable statement, ठीक है। कुछ रूल्स देख लेता है। यहां पर थ्रो के बाद जो भी चीज आप लिखोगे वो क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ थ्रोएबल, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल क्लास। Since it transfers the statement, we cannot place statement after the throwable statement. It leads to a compile time error, जो है unreachable code, जो अभी हम लोग ने 2-3 बार देख लिया। We can throw user defined or predefined exception using throw. Predefined यानी कि ऑलरेडी जो क्लास है उसी को आप ऑब्जेक्ट बनाओ। यूजर डिफाइंड यानी कि थ्रोएबल क्लास के अंदर आप खुद का क्लास बनाओ और फिर उसको थ्रो करो, दैट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू रीड दिस 3 पॉइंट्स एंड लेट मी नो कि वो समझ रहा है कि वो क्या है, ठीक है। लास्ट कीवर्ड बाकी अब थ्रोस करके, बट इसको पहले समझता है, ठीक है। एंड एक्सट्रीमली सॉरी मैं आपको ब्रेक नहीं दे पाया, बट पोर्शन खत्म करना आज थोड़ा जरूरी है। मुझे पता है कि आप टायर्ड हो जाओगे आज पूरा, बट कोई बात नहीं, एक ही कीवर्ड बाकी है, हो जाएगा। यस सना जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यस, बट ये तीनों पॉइंट सबको समझ रहे कि मतलब क्या है। थ्रो के बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट क्लास, थ्रोएबल। थ्रो के बाद उसके नीचे, इन द सेंस उसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना है, लिखोगे तो कंपाइल टाइम एरर, अनरीचेबल कोड। थ्रो के बाद जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे दैट कुड बी प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड यानी कि ऑलरेडी जो क्लासेस है वो, यूजर डिफाइंड यानी कि आप खुद वहां पे क्लास बना के भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज थ्रोस। इसको है ना थोड़ा कोडिंग से ज्यादा समझता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं ना, इसको हटा देता हूं, अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं। सपोज आई हैव अ मेथड, मेरे पास एक मेथड है जो मैंने मेन मेथड के बाहर लिख रहा हूं पहले तो, ठीक है। मेन मेथड के बाहर, इसलिए मैंने उसको स्टैटिक नाम दिया, जो वॉइड टाइप का मेथड है जिसका नाम है थ्रो वन। आई क्रिएटेड अ मेथड आउटसाइड माय मेन मेथड, ठीक है। मैंने एक मेथड बनाया जिसको मैं मेन मेथड के अंदर से कॉल करने वाला हूं। नाउ माय दिस मेथड इज गोइंग टू थ्रो एन एक्सेप्शन, यानी कि वो एक एक्सेप्शन देने वाला है मुझे, रन टाइम एरर। लेकिन उससे पहले मैं प्रिंट करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं लिखता हूं यहां पे इनसाइड जो नाम है उसका थ्रो वन, और इसके बाद मैं एक एक्सेप्शन को थ्रो करता हूं। थ्रो करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो थ्रो लिखने का, फिर ऑब्जेक्ट लिखने का। ऑब्जेक्ट यानी कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो न्यू, फिर उस क्लास का नाम लिखने का। सपोज मैं एक अलग टाइप का एक्सेप्शन को थ्रो करता हूं जिसका नाम है, मैंने जो आपको बताया ना, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, जो मुझे कल दिखा था वही मैं लिखता हूं यहां पे, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, ये मैं थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। और उसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन सपोज डाल देता हूं सिर्फ डेमो, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है इसके लिए। नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये जो मेथड है वो मैंने बनाया खुद ने, वो मेथड एक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, उस मेथड को मैं कॉल करता हूं यहां से, थ्रो वन, उसको मैं कॉल करता हूं यहां से।
मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। यू कैन सी देयर विल बी एन एरर। एरर को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन मस्ट बी कैच और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। यानी कि जब कभी भी कोई एक मेथड कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तब आपको उसको डिक्लेयर करना होगा कि दिस मेथड माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज हम लोग एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जहां पे आपने डिवीजन का एक अलग से मेथड बनाया हुआ है। नाउ डिवीजन जो है वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, जो अब हमें अच्छे से पता है, दैट इज नथिंग बट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो जब कभी भी आप एक मेथड बना रहे हो which might throws an exception, then while declaring that method you are supposed to tell the user कि हाँ भाई ये मेथड है वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। जब आप यूजर को वॉर्न करते हो तब यूजर विल टेक केयर कि हाँ भाई ये थ्रो कर सकता है, तो मैं उसको कैच करने के लिए रेडी रहूंगा। यानी कि सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जब कभी भी आप मेथड को डिक्लेयर करोगे तब आप उसके अंदर ये भी लिखोगे कि वो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और उसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज कर सकते हैं थ्रोज। ठीक है, नाम से ही पता चलता है थ्रोज इज यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन दैट माइट बी थ्रोन बाय दैट मेथड। जैसे कि मुझे पता ना ये मेथड क्या थ्रो कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, वो उसको थ्रो कर रहा है, तो मुझे उसका सिर्फ नाम लिख देना है। तो थ्रोस किसके लिए यूज होता है? टू वॉर्न अ यूजर फ्रॉम एन एक्सेप्शन व्हाइल कॉलिंग अ मेथड। अब यूजर जैसे ही इस कोड को देखेगा ना, ऊपर वाले ये मेथड वाले कोड को, तब उसको पता है कि भाई ये जो मेथड है शायद से ये एक्सेप्शन को वो थ्रो कर सकता है। तो वो जब कभी भी उसको कॉल करेगा तब वो उसको हैंडल करने की पूरी तैयारी रखेगा। जैसे कि अब मुझे पता है कि भाई वो जो मेथड है शायद से ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसलिए मैं उसको ट्राई ब्लॉक में डालूंगा, उसको मैं कैच भी करूंगा इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, फिर रेफरेंस वेरिएबल के लिए मैंने ये डाल दिया, मैं कैच करके सिर्फ उसको प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। मैं सेव करता हूं कोड को, कंपाइल करने की कोशिश करता है। देखो पहले कंपाइल टाइम एरर आ रहा था, नाउ यू कैन सी नो कंपाइल टाइम एरर, और रन करते वक्त भी वो अब काम कर रहा है बिकॉज उसने उस मेथड को कॉल किया और एक्सेप्शन को कैच किया। एक्सेप्शन कैच करने के बाद उसने एक्सेप्शन को प्रिंट भी किया। सो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो थ्रोस का काम क्या होता है? तो ये सिर्फ वार्निंग देता है कि भाई अगर इस मेथड को यूज कर रहे हो तो ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर रखो। प्रिपेयर कैसे रखोगे? तो ट्राई कैच ब्लॉक करके उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए रेडी रहो। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझा थ्रोस क्या होता है? यस सर नो, बिकॉज अब उसके सिर्फ पॉइंट्स रीड करना। बट सिंपल वर्ड में थ्रोस क्या होता है? ये सिर्फ वार्न करता है आपको कि भाई ये एक्सेप्शन आ सकता है, अपने आप को प्रिपेयर करो अगर इस मेथड को यूज करना है ना। तो इसकी कुछ पॉइंट्स को देखते हैं थोड़ा। The Java throws keyword is used to declare an exception, जैसे कि अभी हमने डिक्लेयर किया ना, it gives an information to the programmer that there may occur an exception, so it is better for the programmer to provide an exception handling to the code so that the normal flow of the program can be maintained। ठीक है, तो वो क्या करता है? सिर्फ वॉर्न करेगा। कैसे वॉर्न करेगा? तो एक थ्रोज लिखोगे स्पेस करके, जो भी एक्सेप्शन हो सकता है उसका लिस्ट दे देने का कि भाई ये एक्सेप्शन कॉमा करके ये एक्सेप्शन कॉमा करके ये एक्सेप्शन, फिर वो उसको यूज करते वक्त हैंडल करने की कोशिश करेगा। थ्रोज क्लॉज लिस्ट द टाइप ऑफ एन एक्सेप्शन दैट मेथड माइट थ्रो। दिस इज द जनरल फॉर्म। क्या लिखा जाता है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हर कोई। जनरल फॉर्म क्या है? तो पहले तो आप मेथड लिखते हो, नॉर्मली मेथड का जो तरीका होता है वो, फिर स्पेस करके थ्रोज, स्पेस करके एक्सेप्शन का लिस्ट लिख देने का। ठीक है, थ्रोज जो है वो मेथड के साथ यूज होता है, इस चीज को याद रखोगे। थ्रो जो है सिंपल थ्रो, वो सिंगल स्टेटमेंट है,
लेकिन थ्रोज मेथड के बाद लिखा जाता है। मेथड का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है ना उसके बाद लिखा जाता है। फिर उसके बाद बॉडी लिख सकते हो आप, बॉडी के अंदर कुछ भी डालो, फर्क नहीं पड़ता। बट थ्रोज कहां पे आया, तो मेथड के डिक्लेरेशन के बाद आया। थ्रोज के बाद क्या आया, तो एक्सेप्शन का लिस्ट आया। हियर एक्सेप्शन लिस्ट is a comma separated list of an exception that the method can throw। ठीक है, जो भी मेथड है वो उसको थ्रो कर सकता है, सिर्फ वही लिस्ट लिखा जाता है और कॉमा से सेपरेट करना है। सो दिस इज एन एग्जांपल जो अभी अभी हम लोग ने किया। यहां पर मैंने क्या किया, मेथड जो है ऐसे ही मैंने लिख दिया, तो आपको एरर मिलेगा कि भाई थ्रो आपने यूज नहीं किया, आपने वार्न नहीं किया था, है ना। तो वार्निंग जो है वो हम लोग यहां पे दे रहे हैं। थ्रोज जो है वो वार्निंग के लिए यूज हो रहा है कि भाई मेथड डिक्लेयर करते वक्त वार्निंग डाल दो बाय यूजिंग थ्रोज। वार्निंग मिलेगा तो फिर उसको हैंडल कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हैंडल हुआ। ओके, सिंस द टाइम इज अप, आई नो आपको अभी बहुत ज्यादा वो ब्रेक की जरूरत है, इसलिए मैं आपको अभी टाइम नहीं देता हूं फॉर आस्किंग द डाउट। बट आई थिंक थ्रोज समझा सबको कि थ्रो स्टेटमेंट क्या होता है। यस और नो, थ्रोज कीवर्ड समझा सबको कि क्या कर रहा है ना। इन डिटेल शायद से थोड़ा इशू हो सकता है, बट थ्रोज कीवर्ड का जनरल यूज क्या होता है, ये सिर्फ वार्निंग देता है। किसी भी मेथड के बाद अगर मेथड कुछ भी थ्रो कर सकता है तो वो सिर्फ वार्निंग दे देता है कि हाँ भाई ये मेथड अगर यूज करना है तो ये एक्सेप्शन वो थ्रो करता है, तो भाई अकॉर्डिंगली अपने आप को हैंडल करके रखो। क्या करो आज, आफ्टर योर लेक्चर्स कंप्लीटिंग, प्लीज गो थ्रू दिस नोट्स जो शेयर करता हूँ, वीडियो को गो थ्रू